लगभग 30 साल पहले जब इंसान इस दुनिया में आए थे, हमारा हीरो भी उनमें से एक था। शुरू में वो बिल्कुल नॉर्मल लगा। उसको लगता था कि वो भी सबकी तरह नॉर्मल है, लेकिन फर्क ये था कि वो ना तो बूढ़ा होता है, ना तो कमजोर, ना ही मरता है। बाकी सब लोग उम्र के साथ ही मर जाते थे, लेकिन वो हमेशा शिकार करता और लड़ाई करता, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का मजा था। टाइम के साथ उसकी जो बॉडी थी वो और भी बड़ी, स्ट्रॉन्ग और टफ होने लगी। लाखों साल बाद वो इतना पावरफुल हो गया कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। लोग उसे अर्थ का गॉड मो कहते थे। फिर उसने और भी आगे बढ़कर हर एक गॉड को हरा दिया और डिवाइन रिलीम का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा बन गया। अब उसके सामने कोई भी राइवल नहीं बचा था। लेकिन जब थ्रिल खत्म हो गया तो वो बहुत ज्यादा बोर होने लग गया। इसलिए एक दिन उसने जोर से पैर को पटका, जिससे जो गॉड की प्लेस थी वो हिल गई। वहाँ पे जो गॉड्स, एंजल, यहाँ तक के कि डीमंस भी डर गए। ये पहली बार नहीं था और कई गॉड्स अब इन सब चीजों की उन्हें आदत सी हो गई थी। इनसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन उनमें से एक गॉड लूसीफर था, जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था। लेकिन मो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूमती थी, उसने अपने सारे अपोनेंट को बड़े आराम से हरा दिया है। हजारों सालों से उसे किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था। वो एक सांस लेता है और कहता है कि स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को गिरा देगा, यानी कि कम कर लेगा, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। उसे अपने आप को कमजोर बनाना होगा। उसके लिए उसे एक इंसान की बॉडी लेनी होगी। तो उसके पास फिर से सैकड़ों दुश्मन आ जाएंगे जो उससे फाइट करेंगे। तभी वो अचानक से उछलता है और जोर से चिल्लाता है योंग। तुरंत तो आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और वो ड्रैगन जोर से नीचे आकर मो के सामने उतर जाता है। उसका जो साइज है वो मो के थ्रोन से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन जो उसकी आंखें होती हैं उसे देखकर लग रहा होता है कि वो यहाँ पर परेशान हो गया है। और हमें बताया जाता है कि यही जो ड्रैगन है वो टॉप गॉड यानी मो का असिस्टेंट है और इसका नाम है यांग यांग। यांग यांग उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, और उसकी हैरानी पर गॉड मो बस चलते रहता है और कहता है कि वो जब चले जाएगा तो सब चीजों को तुम संभाल लेना। यांग यांग एक स्पेल को कास्ट करता है, ब्लाइंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट, और मो को चैन से बांध देता है ताकि वो वहीं पर रुक जाए। मो बस मुड़कर एक कोल्ड लुक देता है, जिससे यांग यांग तुरंत ही जम जाता है और वो सिकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तुमसे बस मजाक कर रहा था। लेकिन मो को यहाँ पर समझना चाहिए था कि वो बस उससे कुछ बातें कहना चाहता था, यानी कि गॉड की मीटिंग जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है। लेकिन मो को मीटिंग की फिक्र नहीं थी और वो चलते रहता है, चैन के साथ यांग यांग को भी खींच रहा होता है, मानो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर यांग यांग को लगता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, तो यांग यांग अपनी एक और प्लानिंग को आगे लाता है और वो विक्टिम कार्ड को खेलता है। वो उसे कहता है कि मो अगर मीटिंग से चला जाएगा तो उसकी जो कंप्लेन है वो कौन सुनेगा। इन बातों से मो को गुस्सा आ जाता है और वो ब्लाइंडिंग चेन को तोड़ देता है और उसे घूरते हुए चिल्लाता है और कहता है कि वो अगर उससे लड़ने के लिए तैयार है तो वो राजी हो जाएगा, वो यहीं पर रुक जाएगा। यांग यांग एक कदम पीछे हट जाता है और फौरन सोचता है कि वो लोगों की कंप्लेन सुनना ज्यादा बेहतर समझता है, यहाँ पर पिटना उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो तुरंत ही मो को उसकी ट्रिप के लिए कांग्रेचुलेशन देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जर्नी सेफ हो। मो को एक छोटा सा गोला दिखता है जो कि पृथ्वी होता है और वो उसके पास जाता है और उसे छूता है, क्योंकि उसे अर्थ में जाना था। तो वो उन लोग के मैसेज को सुनता है जो कि देवताओं को भेज रहे होते हैं। ज्यादातर तो मामूली होते हैं, लेकिन एक इंसान उनकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहा होता है। ये मो को बहुत ज्यादा चौंका दिया था। फिर वो तय करता है कि वो उसी बंदे को चुनेगा, क्योंकि वो उसकी परफेक्ट चॉइस है। और 1000 साल में पहली बार गॉड मो असल में एक्साइटेड दिख रहा था। उसे आखिरकार कुछ करने को मिल ही गया। ये देखने के बाद यांग यांग का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। वो थोड़ी देर रुककर शायद समझ जाएगा कि उस दुनिया में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मो है वो तुरंत ही वहाँ पर उसे बाय कह देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। यांग यांग को कहता है कि जो भी आए उससे संभाल लेना। यांग यांग समझ जाता है कि मो बस अपनी सोल को अर्थ पे नहीं भेज रहा है और अपना जो बॉडी है वो उसको यहीं पर छोड़ के जा रहा है, और उसे याद दिलाता है कि अगर उसकी बॉडी को कुछ हुआ तो उसकी जो आत्मा है वो भी मर जाएगी। मो ने पहले डिसीजन ले लिया है और जो उसकी सिग्मा जैसी पर्सनालिटी है उसके मुताबिक यहाँ पर कोई भी हिम्मत नहीं करेगा उसकी बॉडी को नुकसान पहुँचाने की। तो यहाँ पर मो बिना फिक्र के उस दुनिया में जा सकता है, लेकिन जो यांग यांग है वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन मो ने तो अपना डिसीजन ले लिया है, तो वो उसकी बातें नहीं सुनता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डीमन लॉर्ड की एक सीरीज देख रहा होता है, जो कि एक बंदा डीमन लॉर्ड
लॉर्ड को हराकर एनिमे की दुनिया में सबसे शानदार विक्ट्री हासिल करता है। ये लड़का और कोई नहीं 17 साल का लोजर लड़का जिसका नाम हमें लियो बताया जाता है, जो कि एनिमे की दुनिया से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है, खासकर हीरो से जो सबसे ज्यादा लड़कियों के पास होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। वो चाहता है कि गॉड उसे उस दुनिया में भेजे। तभी उसके हाथों से फोन स्लिप हो जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है और हम देखते हैं कि वो पहले से ही 3 मंजिला इमारत के छत पर खड़ा होता है और वो अपने आप को कह रहा होता है कि अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। और गिरते गिरते वो चिल्ला रहा होता है कि भगवान अगर तुम सुन सकते हो तो उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करो, दूसरी दुनिया में भेजने की। तो दोस्तों तुम लोगों का भी मन ऐसा करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो बढ़ते हमारी कहानी की तरफ। इसी दौरान उसकी बॉडी जमीन से टकरा दी है। उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो अपने हाथ को हिला पा रहा होता है, साथ में सांस भी ले रहा होता है। धराशायी होने से पहले जो गॉड मो है उसने अपनी सोल लियो के शरीर से बदल ली थी। गॉड मो एक टूटे फूटे शरीर में जा गिरता है और दूसरी तरफ जो लियो है उसे कोई भी आइडिया नहीं होता है कि वो ऐसी जबरदस्त बॉडी में आ गया है। और उसके सामने एक ड्रैगन खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ जो ड्रैगन है वो भी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि जो मोह था वो पृथ्वी को एक छोटे से गोले के रूप में देख रहा था और उसे छू भी रहा था। पर अब उसके सामने एक इंसान आ गया है और हमें बताया जाता है कि जो मोह है उसे बॉडी छोड़ने की कोई भी चिंता नहीं थी। ली के साथ अपनी सोल को स्वाइप अप कर लेता है। जैसे ही ली उसके शरीर में आ जाता है उसे पता चलता है कि वो हवा के बीच में है और उसे एडजस्टमेंट करने का टाइम भी नहीं मिलता है। वो सीधे जमीन में गिरता है। और बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि जब वो गिर रहा था तो ये चीजें उसके साथ हो रही थी और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये सब उस वक्त हो रहा था। उसके जो हाथ थे वो कांपने लगते हैं और फिर अचानक से वहाँ पर थम जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वो वहाँ पर मर रहा है। अब ठीक करने का टाइम भी नहीं था, लेकिन ये खत्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उनकी जो मस्कुलर्स हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हार्ट की, वो अपने आप चलते हैं। लेकिन मो ने 30 लाख साल ट्रेनिंग की थी और वो शरीर को इतने अच्छे से जानता था कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता था, ब्लड वेसल, ऑर्गन सब। इसलिए कुछ सेकंड में वो उस बॉडी की जो जितनी भी चोट लगी होती है वो उसे ठीक कर लेता है। उसके बाद वो अपने जो दिल है यानी कि हार्ट उसे जबरदस्ती चलाना शुरू करता है और उसके ब्लड फ्लो को रोकता है, जिससे उसका जो हार्ट है वो ठीक हो जाए। धीरे धीरे वो उठ खड़ा होता है। गुस्सा करने की बजाय वो अजीब तरह से हंसने लगता है। ये दर्द महसूस करना पड़े इसलिए तो वो ये डिसीजन लिया था और उसका डिसीजन सही साबित होता है। फिर उसने ली की मेमोरी को देखता है ताकि वो समझ सके कि वो ली की लाइफ में क्या क्या करना चाहता है। वो ली के घर गया जो अब उसका नया बेस था, मगर टूटी फूटी टांगों पर वो चल नहीं सकता था। उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, तो वो अपने हाथों का यूज करता है। उनके सहारे वो आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल में पहुंच जाता है। और वो देखता है कि जो ली का कमरा है वो बहुत ज्यादा छोटा और वो बेड पर लेट जाता है और उसकी जो मेमोरीज थी उसमें ज्यादा है। उसे पता चलता है कि ली का एक ही रिलेटिव था जो कि बहुत ज्यादा दूर रहता है, मतलब कि ली यहाँ पर अकेला रहता है। उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, उसकी हालत भी एकदम बेकार है और उसकी जो लाइफ में बस एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो है स्कूल जाना। मोह को सबसे ज्यादा मजा तब आया जब वो उसकी मेमोरी में देखता है कि एक लड़का स्कूल में उसको रोज परेशान करता था, जैसे मानो उसकी जिंदगी का मकसद हो उसे bully करना। मोह इसे अपनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी समझता था, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, सीधा फाइट। वो इतना ज्यादा हाइप हो जाता है कि बिना सोचे समझे हवा में मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। उसे वापस समझ आ जाता है कि ये जो बॉडी है ये बहुत ज्यादा वीक है, मैं इसमें अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ। ली यहाँ पर जिम तो ज्यादा ही नहीं था, तो आर्म डे तो उसके लिए दूर की बात है। पेन इतना ज्यादा था कि मोह वहाँ पर गुस्सा नहीं कर रहा था, बल्कि वो वहाँ पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे हजारों साल बाद इतना पेन हुआ है और ये उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। अगले दिन पुलिस उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है जहाँ पर ली की बॉडी गिरी थी। मोह भी वहीं पर जाता है, मगर कॉप्स के लिए नहीं बल्कि उसके 3 मंजिला स्कूल के लिए। वो अंदर जाता है, हॉल में नजर दौड़ाता है, लेकिन उसकी जो क्लासरूम होती है वो उसे नहीं मिल रही होती है। उस चक्कर में वो डोर को इतना जोर से स्लाइड कर देता है जिसकी वजह से उसका जो बिग एंट्रेंस था वो फेल हो जाता है। और ये एक क्लासमेट उसको देख रहा होता है घूर के और उसे कह रहा होता है कि थोड़ा आराम से भाई। वो उसकी परवाह नहीं करता है और वो सीधा उसके पास जाकर खड़े हो जाता है, वो भी अनकंफर्टेबल डिस्टेंस में। साथ ही वो अपने अपोनेंट का इंतजार करता है कि वो पहले उसके ऊपर अटैक करे और जो अपोनेंट है वो
ऐसा करता भी है। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा खाने के बाद जो मो है वो एक क्रीपी सा लुक देता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा फ्रीज हो जाता है और मो मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर सीधा एक मुक्का मार देता है। मो ने पूछा, तू ही है वो बोली? उस लड़के ने पलट कर कहा, तेरे को क्या है इससे? तो क्या अपना चश्मा घर में भूल गया है या फिर अंधा हो गया है? इससे पहले मो उसका जवाब देता, वो उसकी तरफ फिर से स्विंग करता है, जिसकी वजह से उसका जो मुंह है वो सूज जाता है और उसके मुंह कान से खून आने लगता है। फिर मो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है ताकि वो उसको पंच मार सके, लेकिन उसके हाथ में इतना दर्द होता है कि उसको याद आ जाता है कि वो एक इंसान की बॉडी में है। तभी टीचर उन लोगों को कह रहे होते हैं कि अपनी लड़ाई को बंद करो। वो काफी ज्यादा उन लोगों को चिल्ला रहे होते हैं और ये पूरी क्लास देख रही होती है और इंसल्ट होकर वो बुली यानी कि मो उसको बुली कहता है, तो हम भी वही कहेंगे। वो उनकी परवाह नहीं करता है और वो सीधा चार्ज करता है। मो अपने गार्ड को आगे करता है और उसके हमले को रोक देता है। वो सोचता है कि अगर उसकी बॉडी पहले जैसी होती तो वो यहाँ पर कब का खत्म कर देता इसको। फिर मो अपनी गॉडली पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और उसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो बुली उसे पंच मार देता है मुंह पे। अब बुली रुकने वाला नहीं था और मो की मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि ना तो उसके पास पावर थी ना तो स्ट्रेंथ थी। फिर उसने वो किया जिस पर वो हमेशा से भरोसा करते आया है, सिर को झुकाता है और अगला पंच अपने स्कल पे खाता है और उसका जो इम्पैक्ट उस बुली के हाथों में दिखता है। उसकी जो उंगलियां हैं वो क्रैक हो जाती है और वो जोर से चिल्ला रहा होता है। मो मौके का फायदा उठाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, सीधा उसके पेट शायद उसके बॉल में अपना सिर मार देता है। बुली काफी ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन हमारा मो यही नहीं रुकता। वो सीधा उसे सर से उठाता है और वहीं पर पटक देता है। वो उसे इतना मारता है कि अब वो उठ नहीं पा रहा होता है और ये सारी चीजें पूरा क्लास देख रहा होता है। वो अपने फोन निकाल लेते हैं और जितनी भी चीजें हुई यहाँ की वीडियो बनाने लगते हैं। स्कूल के लोगों ने सबसे कमजोर लड़के को किसी सीनियर को गिराते देखा। ये उनकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड था। मो के लिए ये तो एक पहली फाइट थी जो कि हजारों सालों में पहली बार थी। उसने अपना सब कुछ लगा दिया और जो उसका रिजल्ट था वो काफी अच्छा था, जिसमें उसे मजा आया। मो कहता है कि उसके मुंह में खून का टेस्ट, बॉडी में दर्द और जो दिल में धक-धक, इतने सालों बाद उसने एक रियल फाइट की। उसकी जो दर्द और चुभन एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छी लगी उसे। जब एक्साइटमेंट धीरे धीरे थमा तो मो नीचे गिरे बुली के पास जाता है और उसे देखता है मानो कि अभी काम अधूरा है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसने मो को इतना पुश किया था तो वो उसके लिए। फिर मो उस लड़के का जो कान होता है वो उसे काट लेता है और उसे थूक देता है और ये सब चीजें पूरी क्लास देख रही होती है, लेकिन मो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी बॉडी से खून साफ करता है और बॉडी को देख रहा होता है और हमें बताया जाता है कि जो मो ने उसके कान को काटा, मो अपने तरीके से दुश्मन को रिस्पेक्ट देता है। मो अपने तरीके से अपने दुश्मनों को रिस्पेक्ट देता है। बाद में लोग उन्हें मो के प्लेथिंग्स कहने लगे। सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग लोग जो मो को एक्साइटेड कर सकते हैं और ये मार्क उन्हीं को मिलता था। तब उनके लिए मो का प्लेथिंग बनना एक तरह से उनके लिए एक मेडल था, यानी कि ऑनर, ना कि बेइज्जती। खबर इतनी तेजी से फैली, एक दूसरे साल का बुली को स्कूल के सबसे वीक बच्चे ने हरा दिया और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लड़के की हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो वहीं पर टपक जाएगा। इसलिए तुरंत वहां पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। और मोमो ये देखकर इम्प्रेस था कि डॉक्टर इतनी स्पीड में आ गए और उस बंदे को लेकर चले गए और वो उसे अलविदा कहकर बोल रहा था कि वो उम्मीद करता है कि उसकी फाइट उससे दोबारा होगी। फिर वहाँ पर टीचर आते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो मो को कहते हैं कि तुम ऑफिस आओ। फिर वो ऑफिस में पहुँचते हैं। टीचर उसको चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तुमने अपने क्लासमेट के साथ ऐसा व्यवहार किया। और मो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था, इसलिए टीचर को और गुस्सा आता है। वो ब्लेंडर उठाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन मो के दिमाग में तो एक ही चीज चल रही थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जैसे वो ऑलरेडी अपने नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में सोच रहा हो। ये देखकर टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी जो पनिशमेंट होती है उसे डर के मारे स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मो उन्हें भी पीट दे। और एक सिंपल सी बात बोली
अपने पेरेंट्स को लेकर आना। वो मार खाने के लिए तो बिल्कुल तैयार था, लेकिन टीचर ने उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी और स्कूल से जल्दी छोड़ दिया। और ये सब तो एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक गलती करे और टीचर उन्हें छोड़ दे। फिर वो रास्ते में जा रहा होता है और टीचर ने उसे कहा था कि लीव अर्लियर। वो उसका मतलब सोच रहा होता है कि टीचर ने ये क्या कह दिया उसे। तो वो थोड़ा देर में समझ जाता है कि अब बाद में बात करेंगे, जो भी हो। इस वक्त तो उसकी प्रायोरिटी उसकी बॉडी है, उसे हील करना है और अपने आप को ट्रेन करना है। उसकी जो बॉडी है वो अभी भी कांप रही थी और उसका जो दिमाग है वो सुन हो गया था। वो चाहता था कि वो अपनी गॉडली पावर से अपनी बॉडी को हील कर ले, लेकिन इस दुनिया के लोगों को ना तो चक्रा यूज करने देते हैं, ना तो क्रेजी चीजें करने देते हैं, जैसे कि हंटर या फिर विजार्ड। उसकी दुनिया में ये चीजें होती थी, लेकिन अर्थ पर ये मना है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि वो अपनी बॉडी को बस हार्ड ट्रेनिंग देगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है और वो बेड पर गिर जाता है। साथ ही वो हील करने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने को भी नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि वो गॉड रिलीम दुनिया में वापस जाएगा और अपनी ओरिजिनल बॉडी को देखेगा। जब वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में आता है और सामने देखता है कि जो ली है उसने यांग यांग को चौक कर दिया था। ली उसे छोड़ देता है और वो मो के पास आकर डिमांड करता है कि उसे एक ड्रैगन दे दो, इमेजिन करते हुए कि उसके पास एक ड्रैगन हो तो वो कितना ओवर पावर बन जाएगा। मो ने सीधा उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, एक बड़ा सा हाथ समन किया और ली को पकड़ लिया और उसको क्लियर कर दिया कि उसके सामने जो वो ऑर्डर करेगा वो नहीं चलेंगे। मो ने डिसाइड किया कि इस लड़के को एक और चांस देना चाहिए एक नई दुनिया में। वो उसको लूसीफर के डोमेन ले जाता है, जो कि डिवाइन रिलीफ में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। मो लूसीफर के कासल में बिना पूछे घुस जाता है। अगर देखा जाए तो गॉड लूसीफर बहुत ज्यादा एनोइंग था, वो उसकी बातों को कट कर दिया था। मो ने डायरेक्ट बोला, गेट को खोल दो, वो लड़के को एमर्ज भेजना चाहता है। लूसीफर गुस्से में बोलता है, एमर्ज तो मेरा प्लेनेट है, तू डिसाइड करने वाला कौन होता है। मो ने बस यही याद दिलाया उसे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कौन है। मो उसे कहता है कि जो वो चाहता है वही होता है, अगर उसे प्रूफ करना पड़े तो बिल्कुल वो उसके लिए तैयार है। लूसीफर समझ जाता है कि वो उससे नहीं जीत सकता, तो इसलिए वो उसको परमिशन दे देता है। मो ने सीधा एमर्ज के सरफेस को टच करता है। लूसीफर उसे चिल्लाता है और बताता है कि ये फॉरबिडन है। अगर एक गॉड किसी और के डोमेन को टच करता है तो एक बैरियर ट्रिगर हो जाता है, और वैसा ही बैरियर बन गया। लेकिन मो ने उसे तुरंत वहीं पर तोड़ दिया। लूसीफर देखता रह गया और मो बोलता है कि यूनिवर्स का रूल चेंज किया जा सकता है अगर उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग ताकतें हो। मो ने अपना हाथ खोला और ली को बोला, जंप कर, तेरा चांस है। तो ली वहाँ पर झिझकते हुए उससे कहता है कि मुझे एक ड्रैगन दे दो। तो मो को आ जाता है गुस्सा, वो सीधा एमर्ज की दुनिया में वो ली को फेंक देता है और कहता है कि आजकल के बच्चे, उन्हें रेडीमेड चाहिए सब कुछ। फिर मो ने लूसीफर को बोला कि उस बच्चे का ख्याल रखना जब तक मैं वापिस नहीं आता हूँ। लूसीफर अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है, लेकिन वो उसे दिखाता नहीं है और हमें बताया जाता है उसके पास्ट के बारे में। उसका पास्ट इतना आसान नहीं था। पहले वो एक डीमन लॉर्ड था, फिर अपने प्लेनेट के जो गॉड थे उसे हराया और उनकी जगह ली। फिर डिवाइन रिलीफ में जाकर गॉड को एक के बाद एक हराया और सबसे बड़ा गॉड बन गया, जिसके बाद उसको हर कोई रिस्पेक्ट देता था जब तक मो नहीं आया था। मो ने उसकी जितनी भी इमेज थी सबको तोड़ दी और उसे हरा दिया। तब से लूसीफर उससे रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन अभी तक उसको कोई भी मौका नहीं मिला। अब मो अपने ड्रैगन में बैठकर वापस जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो लूसीफर है उसने उसके पीछे एक ड्रैगन भेजा है, जो उस पर आसमान से उसकी हर हरकतों पर नजर रख रहा था। वहीं अर्थ पे ली का जो स्कूल में वो बुली होता है, वो हॉस्पिटल में होश में आ जाता है। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने अपने फोन उठाए और जितने भी उसके कॉन्टेक्ट थे उन्हें सर्च करने लगा और उसे जो भी टफ बंदा लगा उसे कांटेक्ट कर लिया और वहां पर बुला लिया। और एक ऐसा बंदा जो कि मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंप था, और तो और उसके पास उसका भाई भी था जिसका नाम हायान था। वो 2 साल से एक बॉक्सर था, जो कि 2 साल से बॉक्सर की ट्रेनिंग ले रहा था। बुली ने
सीधा डील पक्का कर ली, वो अपने फोन के बदले अपना काम करवाएगा। अगले दिन बोली स्कूल में वैसे ही एंट्री मारता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन पूरा क्लास चुप होता है। लेकिन जो चीजें हो चुकी है उसके ऊपर वो क्लास के जितने भी लोग होते हैं वो विसल बजाने लगते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तू चूतिया लग रहा है। बोली इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तू वायरल हो गया है। वो अपना बैग पकड़ता है और जोर से पटक देता है और उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को अकेला ही हैंडल कर सकता हूँ, अगर किसी में डाउट है तो वो मेरे सामने आए। तब क्लास की प्रेसिडेंट एक लड़की जो क्लास पहनती है वो खड़ी होकर उसके मुंह पे बोल देती है कि बस कर, अब चुप हो जा और निकल जा। वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है और एक पास रखी चेयर को उठाकर टीचर के ऊपर फेंकने ही वाला होता है कि वहाँ पर जो डोर होता है वो खुलता है और वहाँ से रोनी आता है। वो पूछता है कि ये सब शोर कैसा है। जो बोली होता है वो तुरंत अपनी सीट में इतना जल्दी बैठता है जिसे देखने के बाद वहाँ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बहुत हैरान होते हैं। टीचर वहाँ पर देखते हैं कि जो क्लास प्रेसिडेंट है वो खड़ी है और बहुत ज्यादा अपसेट लग रही है, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम अपनी सीट पर बैठ ही क्यों नहीं हो, पर वो उसका नाम नहीं लेती। वो सिर्फ कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। रॉनी भी मैटर को छोड़ देता है, लेकिन उसे कहता है कि क्लास के बाद तुम मुझसे मिलना। वो सोचती है कि क्यों, पर वो एग्री कर देती है। स्कूल के बाद वो उसके पास जाती है और रॉनी उसे कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए क्योंकि वो क्लास की प्रेसिडेंट है और उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट उसके ऊपर ही है। वो कहता है कि जाकर लियो को चेक करना, जो कि आज के दिन अब्सेंट हो गया था और वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। बदले में वो उसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा। सुनने में तो ये बिल्कुल एक रिक्वेस्ट की तरह लगती है, पर वो जानती है कि वो उनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। काम को निपटाएगी, वो उससे मिलेगी और सीधा घर आ जाएगी। वो दरवाजे पर जाती है, नॉक करती है, उसे बुलाती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वो हेजिटेट करती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि रूम बहुत ज्यादा गंदा है और आसपास कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं। वो ये देखने के बाद शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ली तो मर गया। तुरंत वो एम्बुलेंस को फोन करती है, पर ली की बॉडी वहाँ पर एकदम से हिलने लगती है। वो वापस आ गया है। धीरे से आंखें खोलता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब उसकी नजर हाथों पे जाती है और उसके हाथों पे एक फोर्थ लाइन होती है जो कि एक न्यूट्रिशन सिरप, यानी कि उसे विटामिन दिया जा रहा होता है। वो इसे स्टडी करने लगता है, फिर बाद में समझ जाता है कि इसे न्यूट्रिशन दिया जा रहा है जिससे वो फास्ट रिकवर करेगा। ये कोई मैजिक नहीं है, पर इसका इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। लड़की उसको देख रही होती है, वो थोड़ा डर जाती है उसकी क्रीपी स्माइल देखने के बाद, और वो कहती है कि लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है, लेकिन फिर भी इससे पूछना तो पड़ेगा। उससे पहले कि मो जवाब दे, मो तुरंत बैठ जाता है और अपनी जो फोर्थ लाइन जो उसके हाथों में थी वो उसको रोकने की कोशिश करता है। उसे इस बारे में जानकारी चाहिए और वो उस लड़की से पूछता है कि तुम ऐसी जगह जानती हो जहाँ पर वो ट्रेन करे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम जिम तो नहीं जा सकते, लेकिन आउटसाइड वाले पार्क में तो जरूर जिम कर सकते हो। वो सीधा वहाँ पर चला जाता है और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो कोई भी वार्म अप नहीं करता है और इधर उधर देखता है और इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही ये भी कहता है कि ये जो बेसिक मशीन है उसके लिए प्रॉपर टूल है, वो भी ट्रेनिंग के लिए। उसे याद आता है कि लगभग 4000 साल हो गए हैं उसे अर्थ पे कदम रखे हुए। अर्थ का गॉड होते हुए भी उसने ह्यूमन प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये छोटी सी जिम मशीन भी उसके लिए नए इन्वेंशन जैसी लग रही है। उसके टाइम में जो लोग होते थे वो इसी तरीके से ट्रेनिंग करते थे। इसी बीच एक छोटा सा पत्थर उसके पीठ में जा लगता है। वो पलट कर देखता है तो वही बोली बॉय खड़ा होता है। इस बार वो अपने कजिन हायांग और एक प्रोफेशनल बॉक्सर को लेकर आया होता है। वो शांति से बैठ जाता है मानो कि वो बंदा उसे दिखा ही ना हो। पत्थर उठाता है और पूछता है कि किसने उसे मारा है। बोली चिल्लाते हुए कहता है कि उसने किया है ये सब, और घमंड करता है कि उसका जो कजिन है अब वो उसे मार डालेगा। पर उसके बोलने से पहले ही वो एक कोई
पंच उसे मार देता है। बोली फिर से गिर जाता है, चीखता है। उसका जो ऑलरेडी टूटा हुआ नोज था वो दोबारा से टूट जाता है। मो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गॉड की मीटिंग चल रही होती है। मो वहाँ पर एज यूजुअल अब्सेंट रहता है। उसका असिस्टेंट यांग यांग उसको मैसेज देने के लिए जाता है, पर लूसीफर गुस्सा हो जाता है और पूछता है एक असिस्टेंट कैसे हिम्मत कर रहा है गॉड की मीटिंग में इंटरफेयर करने का। घबराते हुए यांग यांग समझ जाता है कि वो सिर्फ एक लेटर पढ़ने आया है। फिर वो मो का मैसेज पढ़ता है। मो को बस ये बताना है कि अगर वो बढ़ती अपोनेंट से मिले तो वो उसे नोटिफाई कर दे। लूसीफर टेबल पे हाथ मारता है और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होने के नाते वो थक गया है मो के तानों से और मीटिंग को मिस करने से और सब चीजों को इग्नोर करने से। ये चीजें बाकी गॉड भी एग्री करते हैं पर चुप रहते हैं। लूसीफर कहता है कि ये मीटिंग उनके वर्ल्ड के स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए होती है। गॉड आर्चर जो कि थर्ड रैंक पर आते हैं वो बोलते हैं जो भी चीजें गलत होती है वो उसे हमेशा की तरह मिलकर हैंडल करते हैं। लूसीफर फिर से टेबल पे जोर से हाथ मारता है और चिल्लाते हुए मो के बारे में कह रहा होता है कि वो हमेशा इन चीजों को गेम की तरह समझता है और उसकी दुनिया ऐसे ही कोलैप्स कर जाती है और जब भी वो किसी मैटर में इंटरफेयर करता है तो वो सिचुएशन को बद से बदतर कर देता है। प्रूफ के लिए वो साइक्लोन जो कि 9th लेवल पर आते हैं, यानी कि साइक्लोन गॉड। 1000 साल पहले साइक्लोन प्लेनेट पे क्या हुआ था, एक जाइंट वाइट क्रिएचर प्लेनेट को बर्बाद करने के लिए आया था, उसे तोड़ने लगता है। फिर एकदम से कुछ ऐसा होता है कि वो जो क्रिएचर है वो बीच से फट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि वो मो ने ही किया था। हमेशा की तरह वो क्रीपी लुक देता है और फाइट के लिए एक्साइटेड रहता है। लूसीफर आर्ग्यू करते हुए कहता है कि जो आफ्टर मैच हुआ था वो मो की वजह से हुआ था। अगर मो टीम के साथ मिलकर काम करता तो वो चीजें होती ही नहीं। फिर वो गुस्से में आकर बोलता है कि वो एक अनफिट गॉड है और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उनके वर्ल्ड्स को एक गैम्बल की तरह खेलता हो। दूसरी तरफ योंग योंग चुप रहता है और अपने मास्टर को डिपेंड भी नहीं कर पा रहा होता है। वो बस प्रार्थना करता है कि उसका जो मास्टर है मो वो वापस आ जाए क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वही बीटन बोली फिर से मुंह चलाता है और मुंह को वार्न करने की कोशिश करता है कि उसका जो कजिन भाई है वो बॉक्सर है, वो तुमको सबक सिखाए। अयांग एक्चुअली में क्यूरियस हो जाता है। उसने मो का स्पीड पंच देखा था। वो सोच रहा होता है कि ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है या फिर आर्ट मटेरियल। मो बस अपना शोल्डर उठाता है और उसे बोलता है कि मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ, बस फाइट करना चाहता हूँ। अयांग सोचने लगता है कि ये तो बस ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा है। वो स्टैंस लेता है और एक फास्ट अटैक करता है। एक सॉलिड पंच मो के फेस में लगता है, लेकिन उसे अजीब लगता है कि मो वहाँ पर मूव नहीं किया, जैसे वो इंटेंशनली उस पंच को खा लिया। मो का एक रूल है कि वो पहला पंच अपने ऊपर ले लेता है और एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए उसे चिल्लाता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही तेरी स्पेशलिटी है ना। अयांग अनईजी फील करता है। मो उसके स्टैंड को कॉपी करता है और उस पर रश करता है। अयांग सोचता है कि ये बस एक कॉपी कैट है, पुश ब्लॉक करता है, पर मो की पावर उसे पीछे ढकेल देती है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये पतला सा लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहते हैं। मो और ज्यादा हाइप हो जाता है। इम्पैक्ट के पहले मो अपने आर्म टाइट और फ्लेक्स करता है उसके मसल। उसके लिए तो पेन मतलब और भी ज्यादा मजा। वो अपने बेल्ट निकालता है और फर्स्ट राउंड के लिए लपेट लेता है ताकि हैंड प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि इस वीक बॉडी को हील करना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट लगता है उसको। साइड में खड़ा किड चिल्लाता है कि ये अनफेयर है। मो और हायान दोनों इग्नोर करते हैं। हायान वापस से रश करता है और रैपिड पंच की बारिश कर देता है। उसे स्टडी करता है और जल्दी ही उसकी वीकनेस समझ जाता है और फास्ट और फ्यूरियस एक तरह से प्रेडिक्ट कर लेता है। मो इजीली उसको डॉज करना शुरू कर देता है। फिर एक स्विंग के बीच में मो उसके आर्म पे डायरेक्ट हिट मार देता है और थोड़ी देर बाद हायांग जोर से चिल्लाने लगता है। मो बस मन में हंसता है और कहता है कि ये और उसका भाई दोनों ही ड्रामेबाज हैं, बिल्कुल एक जैसे। मो टाइम वेस्ट नहीं करता है, एक क्विक पंच हायांग को नॉकआउट करने के लिए मारता है और जो उसका कजिन है वो शॉक में खड़ा रहता है। मो का फेस और ज्यादा ब्राइट हो जाता है।
वो राउंड 2 के लिए तैयार है। वो कहता है अब टाइम है तुमसे भी बदला लेने का, क्योंकि ये चीजें पहली बार नहीं है कि जब तुम दोनों ने उसे पंगा लिया। बुली जो पहले बहुत बड़ा बंदा था अब पूरा डरा हुआ है। मो क्लोज जाके देखता है कि ये लड़का फाइट करने लायक भी है कि नहीं। कोई प्राइड ही नहीं है इस बंदे को मारने में। पर बुली सोचता है अगर वो ज्यादा डरा हुआ एक्ट करेगा और बोलेगा कि वो फाइट नहीं चाहता है शायद बच जाए, लेकिन वो लेट हो चुका है। मो एक क्विक पंच उसके फेस पे मार देता है, फिर बिना रुके उसे पंच पे पंच मारते रहता है। उसके चेहरे और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगता है। एंड में मुंह एक ब्रूटल नी उसके फेस पे मारता है, जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा है कि तूने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया। जबकि उसने दोनों ही डाउन होते हैं तो मो वहाँ पे कैजुअली चल देता है, क्योंकि उसने बॉक्सर के ऊपर भी अपना छाप छोड़ दिया है। मो अपने घर लौट जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे रोज फाइट मिल रही है, पर उसके वीक मसल उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। यही फीलिंग कंटिन्यू करने के लिए वो एक डिसीजन लेता है कि वो गॉड रिलीम में वापिस जाकर वो चीज ले आएगा जो उसने योंग योंग को अरेंज करने के लिए कहा था। लेकिन इस बार कुछ नहीं होता है और मो वेट करते रहता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले लूसीफर के डोमेन में मो हमेशा की तरह लूसीफर को इग्नोर करते हुए आता जाता रहता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो लूसीफर को उसके लिमिट तक पुश कर रहा है। रिटर्न जर्नी पे मो ने योंग योंग से पूछा अर्थ कैसा है। मो बोला उसे मजा आ रहा है, लेकिन नया बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। फिर भी उसने अपने असिस्टेंट को बोला है एक रिकवरी मैजिक के लिए जो कि वो अरेंज कर देगा ताकि अर्थ पे उसकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाए। पर प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे मैजिक आइटम एल्बम और कुछ वर्ल्ड पे कॉमन था जहाँ माना ज्यादा होती है, लेकिन अर्थ पे ऐसी चीजें रेयर है। ये चीजें डिवाइन ब्लेसिंग से मिलती है। हिस्ट्री में सिर्फ कुछ लोगों को ही मिली थी और ह्यूमंस उन्हें गॉड समझने लगे थे। योंग योंग ने एक प्रॉमिस किया था कि अगले विजिट तक वो रेडी होगा और मीटिंग के लिए मो ने बस एक छोटा सा लेटर बनाया था, वही जो हमें पहले दिखाया गया था। फिर मो अर्थ के मॉडल पे हाथ रखता है और ली की बॉडी में वापस जंप करता है। दोनों को पता भी नहीं चलता है कि एक छोटा सा जीवन उन्हें देख रहा होता है और मो का हर एक मूव को उसके दुश्मन तक वो पहुंचा रहा होता है। प्रेजेंट में लूसीफर डॉट कनेक्ट करते हुए उसे लग रहा होता है कि मो का प्लान क्लियर नहीं है, पर वो यहाँ पर श्योर है कि जो मो की गॉड रिलीम वाली बॉडी है वो बिल्कुल खाली है। वो समझ जाता है कि मीटिंग स्किप करने का मतलब कि उसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर नहीं है। यही उसका चांस है 1000 साल में एक बार आने वाला मौका, यानी कि वो रिवेंज ले सकता है विदाउट वार्निंग। लूसीफर एक कास्ट करता है लाइफ टेंडेंसी मैजिक को। कोई विलेन वाली स्पीच नहीं देता वो, और पर्पल स्पेयर लाइटनिंग योंग योंग के ऊपर गिराता है, लेकिन योंग योंग इंस्टेंटली वहां से रिएक्ट करते हुए बच जाता है और उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस होता है। वो रेडी हो जाता है और डिमांड करता है ये क्या है लूसीफर, क्या तुम रियली मो अर्थ गॉड पर एक वॉर डिक्लेयर करना चाहते हो। लूसीफर अब कॉन्फिडेंस होता है। लूसीफर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि मो यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर फ्लोट कर बोलता है कि पर्सनली मो को घूंघट से निकाल दे। ये सुनकर क्लियर हो जाता है कि एक ऑफिशियल वॉर यहाँ पर शुरू होने वाली है। यांग यांग बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता है और अपना फायर बेस्ड अटैक को कंप्रेस करता है और एक जो बीम बनती है वो सीधा लूसीफर की तरफ फायर करता है। लूसीफर उससे इजीली बच जाता है और जो ब्लास्ट होता है वो गॉड रिलीम में घूम कर आता है और वहीं पर फट जाता है। आर्चर गॉड स्थिति को देखते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा शील्ड बना लेता है ताकि मीटिंग में जो गॉड्स आए हैं। लूसीफर अभी भी शांत था और वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर रहा था। यांग यांग को लग रहा था कि उसका जो पहला अटैक है वो बिल्कुल यूजलेस और वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और वो अपने अल्टीमेट अटैक को रिलीज करता है, यानी कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है जिससे उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। अब वो ऑल इन जाने वाला था अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्चर गॉड वहाँ पर थक कर कह रही होती है कि ये जो जगह है ये प्रॉपर डिवाइन मीटिंग के लायक नहीं रही। आर्चर गॉड फ्लोट करते हुए वहाँ से निकल जाती है, लेकिन लूसीफर उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तू किसके साइड है। तो आर्चर गॉड कहती है कि वो किसी के भी साइड नहीं है, वो बस म्यूटल है। तो लूसीफर कहता है ठीक है, बस इंटरफेयर मत करना है। फिर वो बाकी के गॉड से पूछता है कि वो मुंह को खत्म करने वाला है तो उससे किसी को दिक्कत है।
तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। दूसरी तरफ योंग योंग अभी भी जिंदा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि लूसीफर, तू कभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। लूसीफर हंसते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो यहाँ पर नहीं है। वो अभी भी अर्थ पे एक वीक इंसान की बॉडी में जी रहा है। योंग योंग का दिमाग हिल जाता है। उसको लगा ही था कि किसी को पता चल गया है और वो लूसीफर है। इसलिए लूसीफर ने यहाँ पर उसको चुनौती दी, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए योंग योंग यहाँ पर डिस्परेट हो जाता है और अपना लास्ट मूव को ट्राई करता है। वो अपनी टेल से लूसीफर को लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर इजिली उससे बच जाता है और उसकी टेल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन वो उसे फिनिश नहीं करता है। उसको पता है कि यांग यांग को जिंदा रखना है, मतलब एक शॉर्टकट है मुंह तक पहुंचने का। यांग यांग की हालत बहुत खराब होती है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। हायांग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसका कोच ये देखकर उसे चिल्ला रहा होता है कि स्ट्रेट फाइट में मत जाया करो। अब देख लो, उसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए वो उसे मैच के लिए अनफिट मानता है और उसे कहता है कि पहले ठीक होकर आओ, और साथ में डिसमिस कर देता है। बाहर निकलते हुए वो गुस्सा ली पर निकाल रहा होता है, बोलता है कि सब उसकी वजह से हुआ है। तभी कांग अंदर आता है, जो कि उसका हेड कोच होता है। हायांग को सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है, वो एक रैंडम वीक लुकिंग लड़के से पिट गया। कांग टॉप बॉक्सर है कंट्री में, तो हायांग एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि वो अपने भाई को बचाने के लिए वहां पर गया था जो उसको बोली करता था, लेकिन वहां पर और भी ज्यादा लड़के आ गए और उसे पीट दिया। कांग बस सीधा निकल जाता है बिना कोई रिएक्शन दिए, बस इतना बोलता है कि सब उसकी गलती है और अगले मैच के लिए उसे पहले से ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वो अभी भी सोच रहा होता है कि वो अपने असली बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रहा है। एक ही वजह हो सकती है, बॉडी हैवी लग रही है, उसकी बॉडी हैवी डैमेज में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है योंग योंग गार्ड पे है और उसकी बॉडी को इतना आसानी से चोट किसने पहुंचाई। तब उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या पता सारे गॉड मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिए होंगे। वो वहाँ पर उठता है और गुस्से में आ जाता है और यही सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगर वो यहाँ पर एक्शन लेता है तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे खुद भी नहीं पता क्या करना चाहिए। यहाँ पर उसके पास जो पिल्लो पड़े होते हैं वो उस पर पंच मारने लगता है और अपना गुस्सा उतार रहा होता है, और वो कहता है कि अगर उसे वहाँ पर मौका मिल गया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें वहाँ पर खत्म कर देगा। फिर जबरदस्ती अपने आप को शांत कराता है और मो अपने आप को याद दिलाता है योंग ऐसा बंदा नहीं है जो आसानी से गिर जाएगा, चाहे ग्रुप ही उसके अगेंस्ट क्यों ना हो। अगर मैं अपने ओरिजिनल बॉडी के बारे में अभी भी कुछ नहीं कर सका तो मैं इस बॉडी पे फोकस कैसे करूंगा। वो वापस से ट्रेनिंग पे लग जाता है, पहली बार एप्स के ऊपर काम कर रहा होता है और जैसे मानो उसका जो पेट है वो फटने ही वाला होता है और एक अजीब सी जलन हो रही होती है, लेकिन उसे मजा आ रहा होता है। साइड में लोग भी उसे घूर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है। वर्कआउट के बीच ही कोई उसका नाम चिल्लाता है और उसका ग्रिप छूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो और कोई नहीं क्लास प्रेसिडेंट होती है और वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है क्योंकि वो कई दिनों से स्कूल भी नहीं आया था। दोनों साइड में जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। मो प्रेसिडेंट को कहता है कि स्कूल आकर उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, वो वहाँ आके ट्रेनिंग थोड़ी ना कर सकता है। तो प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि तुम इतनी ट्रेनिंग करके क्या हासिल करना चाहते हो। तो वो बताता है कि वो ट्रेनिंग करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने खड़ा कर सके और उससे जीत सके। फिर वो अपने लेक्चर मोड में आ जाता है, वो घंटों घंटों फाइट की बात करने लगता है। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट अंदर से कह रही होती है कि ये लड़का तो पागल है। फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलती है और पूछती है कि क्या पॉइंट इतनी ट्रेनिंग करने का, अगर तुम्हें अपोनेंट ही ना मिले तो स्कूल आओ, वहाँ पर तुम्हें लोग मिलेंगे और नए अपोनेंट भी मिलेंगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो मो को उसकी बातें बिल्कुल सही लगती है और वो डिसाइड कर लेता है बोली गैंग के बाद अब उसके पास और कोई नहीं आएगा, शायद स्कूल जाना होगा और वहाँ पर अपोनेंट ढूंढना होगा। तभी एक मार्क्स वाला बंदा उसके पीछे आता है और उसका नाम लेते हुए उसे पंच मार रहा होता है। मुंह रिएक्ट नहीं करता है और वो उसका तुरंत पंच खा लेता है क्योंकि ये उसका रूल नंबर 1 है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा 15 साल का था और बॉक्सिंग में काफी ज्यादा अच्छा था। उसकी जो बहन थी वो बैले डांसर थी। कांग उसका हमेशा सपोर्ट करता रहता था, सब चीजें बिल्कुल ठीक चल रही होती है। तभी वहाँ पर एक क्रीपी सा बंदा उसकी बहन का पीछा कर रहा होता है और एक रात उसे एक अंधेरी गली में एक कॉर्नर में एक बंदा उसे मारने ही वाला होता है कि
खांग वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है और फिर उसके बाद उसे वो पुलिस में दे देता है, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है, इसलिए वो रिलीज हो जाता है और वो बंदा वापिस से उसकी बहन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार उसके लेग पर वो एक हैवी अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका करियर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर खांग लॉ को ब्लेम करने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें मार देगा, क्योंकि उसे लॉ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और यही चीज उसकी नजरों में एक जस्टिस होती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मो ने उसका पहला पंच तो खा लिया था और वो समझ गया था कि ये फाइट शुरू हो गई है। खांग उससे पूछना चाहता था, लेकिन मो को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बताने में, बस बोलता है चुप कर और फाइट कर। खांग और गुस्सा हो जाता है और पंच पे पंच मारने लगता है। मो सब पंच को डॉज करता है, वो भी इजीली। खांग एक बॉक्सर ट्रिक को यूज करता है, लाइट राइट फ्लिक, जो कि विजन को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा हैवी शॉट मारता है, लेकिन मो उसे भी ब्लॉक कर देता है। खांग वहाँ पर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये लड़का बकवास ही नहीं, फाइट भी बहुत अच्छी करता है। फिर वो मो के बिग स्पॉट पर फोकस करता है और एक ओपनिंग पकड़ के उसके ऊपर पंच करने लगता है। मो को दर्द होता है, लेकिन उसे मजा भी आ रहा होता है और खांग अपने रेंज को बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मो को पता है कि खांग एक नेक्स्ट लेवल पे है और ली की जो बॉडी है वो जीत नहीं सकती, लेकिन फाइट छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उसे मौका मिलेगा तो वो लड़ाई अच्छे से करेगा। फिर उसे याद आता है कि वो एक फाइट में ओवर पावर्ड हो गया था, तब भी उसे रिग्रेट नहीं। वहाँ पर उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया था और अपने अपोनेंट के जो मूव्स थे उन्हें स्टडी किया था और उसके ऊपर भी उसने पंच लैंड किए थे, लेकिन मॉन्स्टर पे इफेक्ट नहीं हुए थे, पर वो वहाँ पर कामली सरवाइव कर लेता है। अब वो उसके साथ भी सेम करता है, एक ब्लैंक फेस जो कि उसको चिढ़ा रहा होता है और वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता है, जिससे खांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उसके ऊपर चार्ज करता है। वो डॉज करते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा जो जमीन में धूल होता है वो किक की मदद से खांग के ऊपर फेंक देता है, लेकिन जो खांग होता है वो ग्लासेस पहना होता है, इसलिए वो बच जाता है। और वहाँ पर बहुत से छोटे पत्थर होते हैं जिसका वो फायदा उठा सकता है। वो चाहता है कि खांग एक ऐसा मूव चले जिसका वो फायदा उठा सके, और वहाँ पर वही होता है। खांग एक छोटा सा पत्थर पे स्टैप करता है और उससे उसका बैलेंस लूज हो जाता है। वो ये देखता है और एक अपना हैवी अटैक उसके टारगेट पे लगता है, लेकिन उसके इतने डैमेज से भी उसे कोई भी फायदा नहीं मिलता है। वो एल्बो स्विच करके हैवी शॉट लैंड करता है। फिर वो उसका मजाक उड़ाता है, वो भी हंसते हुए। खांग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर खांग एक वेपन निकाल लेता है और उसके पैर को तोड़ देता है। फिर खांग डिक्लेयर करता है आज तुझे वो दोबारा हंसने का मौका नहीं देगा। वो आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि वो 4000 साल में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो फिर से फेल होने वाला है। तभी कुछ उड़ते हुए खांग के चेहरे पे पड़ता है और वो गुस्सा होके इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा लिजर्ड आ जाता है और वो मास्टर कह रहा होता है। वो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो उसका असिस्टेंट है और गॉड रिलीम में लूसीफर ने मो की गॉडली बॉडी को अनब्रेक कर दिया था और उसके ऊपर एक बैरियर यानी कि एक सील लगा दिया ताकि उसकी सोल यहाँ पर आ ही ना पाए। प्रॉब्लम यह थी कि वो अर्थ में सीधा नहीं घुस सकता था, उसके लिए योंग योंग को फोर्स करना जरूरी था ताकि वो उसे पार्थ बताए। वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि अगर वो उसकी हेल्प करता है तो वो उसे नया गॉड बना देगा अर्थ का। योंग योंग फाइनली बोलता है कि वो यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लूसीफर उसकी बातें समझ नहीं पाता है और वो अपने बैरियर को फ्लेक्स कर रहा होता है और बोलता है कि तू इसे नहीं तोड़ सकता, ये इनविंसिबल है और गिव अप कर दे और मुझे ज्वाइन कर ले। तभी पूरा माहौल बदल जाता है। वहाँ पर अचानक से उसकी बॉडी चमकने लगती है और लूसीफर शॉक हो जाता है। योंग योंग अपनी बॉडी को ग्लो करता है, यानी कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। लूसीफर रिएक्ट करते हुए पहले अपने कातल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ जाता है और ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि वो जो गॉड रिलीम होता है वो पूरा जल जाता है। फिर वो अपने सबसे वीकेस्ट फॉर्म में आ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लूसीफर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपने मैजिक की मदद से अर्थ पे टेलीपोर्ट कर देता है और सीधा खांग के सर पर जा गिरता है। और यही चीजें वो मो को बता रहा होता है कि ऐसा हुआ। लूसीफर ने उसको चैलेंज किया। मो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि लूसीफर से लड़ने को मिलेगा, लेकिन ये जो वीक बॉडी है वो इसके साथ तो बिल्कुल भी
नहीं लड़ सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो हार जाएगा। इसके लिए उसे एक ट्रेनिंग करनी होगी। प्रॉब्लम यह थी कि ली की बॉडी इतनी टूट चुकी थी कि हवा में हल्का सा पंच मारने में भी उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था। तभी मो को याद आता है कि उसने यांग यांग को कहा था मैजिक ऑर्क लाने को। उसने पलट कर पूछा, क्या तुम लाए हो? तो यांग यांग कहता है कि वो एक ही ला पाया और वो उसके सामने ड्रैगन ब्लड स्टोन लेकर आ जाता है, जिसमें एक बार का हीलिंग स्पेल यूज किया जा सकता है। साथ ही वो माफी मांगता है कि वो सिर्फ एक ही ला पाया। मो ने और को उठाया और यांग यांग को शुक्रिया बोला और तुरंत उस स्पेल को एक्टिवेट कर दिया। उसकी जो चोट थी वो तुरंत ही ठीक हो गई। लेकिन असल में वो सरप्राइज जब हुआ जब उसने देखा कि और सिर्फ उसे हील ही नहीं कर रहा बल्कि उसके मसल को और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव बना दिया। यांग यांग ने मान लिया था कि उसने इसमें एक्स्ट्रा मेहनत डाली थी और अपनी मैजिक भी डाली थी, पूरी तरह से हैंडमेड। वो उसे शुक्रिया कहता है और छोटा सा पत्थर जो बचता है वो यांग यांग को दे देता है और कहता है कि तुम इसे यूज कर लेना। तो यांग यांग उसे कहता है कि वो मास्टर के लिए इमरजेंसी के लिए बचा के रखेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिसको लीडर से बहुत ज्यादा प्यार होता है। वो चाहती है कि ये लिजर्ड बोले जिससे उसको अकेला फील ना हो। फिर हमें उधर बुली को दिखाया जाता है जो कि मो से पिटने के बाद स्पेक्स लगाकर चुपचाप पढ़ रहा होता है। फिर मो वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि एक बार और तुम्हें मुझसे लड़ना है। तो बोली कुछ नहीं बोलता और अपना पढ़ने लगता है। वही प्रेसिडेंट आती है और वो हैरान होती है कि सच में जो मो है वो स्कूल आ गया है। मो उससे कहता है कि बस तुमने बोला था इसलिए उसने सोचा कि स्कूल आना एक अच्छी बात होगी, उसे एक नया अपोनेंट भी तो मिलेगा। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे नहीं पता कि ये क्या करने वाला है। नीचे की फ्लोर में जो कांग अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है वो लड़की से बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि एक सेकंड ईयर के बंदे ने थर्ड ईयर को इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया और वो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये तो ली है, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो फिलहाल छोड़ देता है और अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और बोर भी, क्योंकि उसे कोई भी फाइटिंग मिली ही नहीं। आज का दिन ऐसा ही गया। तभी उसकी नजर कांग पर पड़ती है जो कि एक टाइम पर उससे लड़ने के लिए आया था मास्क और ग्लास पहन के, पर वो उसे पहचान नहीं पाता है। लेकिन जब उसके मसल्स देखता है तो वो पहचान लेता है कि यही वो बंदा है और उससे चिल्लाकर, और जो कांग है वो अपनी दोस्त को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और सोच रहा होता है कि वो तो ग्लासेस और मास्क पहन के गया था उसके सामने, इसने उसको इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया। फिर वो उसका पीछा करता है लेकिन वो एक गली में गायब हो जाता है। तभी यांग यांग को मो की शर्ट से बाहर आना पड़ता है और वो बता रहा होता है कि वो उसको ट्रैक कर सकता है। तो मो उसकी मदद लेता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाती है और वो यांग यांग को देखकर शॉक हो जाती है कि ये बोल कैसे सकता है, लेकिन उसे लिजार्ड पसंद होती है इसलिए वो उसको उठा लेती है और उसे क्यूट बोल के खिलाने लगती है। दूसरी तरफ यांग यांग काफी ज्यादा इरिटेट महसूस कर रहा होता है। वो सोचता है कि उसके पास अगर मैजिक बचा होता तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता। उसे पता चलता है कि मो के पास बोलने वाला लिजर्ड है। वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है और वो अपना इंट्रो देती है कि उसका नाम किम है और वो उसे अपने पास रखने के लिए पूछ रही होती है। तो मो कहता है कि एक शर्त पर, अगर तुम कांग की यानी जिसका वो पीछा कर रहा था उसकी इंफॉर्मेशन दोगी तो वो उसे यानी यांग यांग को दे देगा। तो वो वहाँ पर मान जाती है और ये सब देख के यांग यांग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके मास्टर ने उसे भेज दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि वो उसका इंट्रोडक्शन मांग रही होती है। यांग यांग अपना बता रहा होता है और फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम मेरे साथ काम करोगी। साथ ही वो उसका इंट्रोडक्शन भी मांग रहा होता है। तो किम अपना बता रही होती है कि वो क्लास की प्रेसिडेंट है। तो वो पूछता है कि ये क्या होता है। तो वो बताती है कि क्लास में टॉप आती है इसलिए वो प्रेसिडेंट है। ये सुनने के बाद यांग यांग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके मास्टर से भी ज्यादा कोई ताकतवर है। वो यहाँ पर समझ जाता है कि उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर क्यों ही भेजा था। किम उसे बहुत ज्यादा क्यूट मानती है इसलिए उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगे। तो वो हाँ कह देता है क्योंकि वो अपने मास्टर का सबसे वफादार असिस्टेंट है। दूसरी तरफ मो अपने नई बॉडी के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ मो अपनी स्ट्रेंथ वाली बॉडी से ट्रेनिंग कर रहा होता है। सनसेट हो जाता है और उसकी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाती है।
फिर टेस्टिंग का टाइम आता है, वो एक आयरन रॉड पर पंच मारता है और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर उसे याद आता है कि वो तो खांग का पीछा कर रहा था, वो उसे ढूंढ रहा था और खांग को ढूंढने का बस एक ही जरिया है, वो है स्कूल। और वो उसे वहीं ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस कर चुका होता है कि उसके शरीर में इतना पसीना होता है जिसकी वजह से यांग यांग को उसकी स्मेल आ जाती है और वो समझ जाता है कि उसका जो मास्टर है वो कहाँ पर है। वो किंग के यहाँ से उसको अलविदा बोल के वो मो के पास सीधा पहुंच जाता है और उसे चिल्लाता है कि वो उसे चिल्लाता है और बताता है कि उसने अपना मिशन पूरा किया और उसने एक नई असिस्टेंट भी ढूंढ ली। मो उससे काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है कि तभी उसे एक जानी पहचानी सी स्मेल आती है और वो खांग की होती है। वो एक गली में अपने बैटमैन मोड को एक्टिवेट कर लेता है और एक बाइक थीफ को सबक सिखा रहा होता है। वो उसे धमकी दे रहा होता है अगर खांग ने उसे छोड़ा नहीं तो वो उसको उसके पीछे किसी को भेज देगा। खांग को पक्का हो गया था कि उसने सही आदमी को पकड़ा है। तभी वो खांग को ढूंढ लेता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और फाइट शुरू करने ही वाले होते हैं। खांग वहाँ पर झिझकता है और वो उसे कहता है कि अभी हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि मो ऐसा बंदा है जो अपने आप को इम्प्रूव करता है। भले ही उसने मो को हराया हो, लेकिन वो अपने अपोनेंट को टक्कर दे सकता है। तभी जो पीछे वाला बंदा होता है वो खांग के हथियार को छीनता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। और हमारे मुंह का जो पहला रूल था कि वो पहले अटैक खाता है और बिल्कुल वो उसके अटैक को अपने सर पर लेता है। फिर उसे वो वेपन छीन के उसकी पिटाई कर देता है। फिर मो कहता है कि ये फाइट तो वन साइड है, इसमें तो कोई भी मजा नहीं, रियल फाइट तो वो खांग है, यानी कि वो चैलेंजर, लेकिन वो तो मैदान छोड़कर भाग चुका होता है। खांग भागते हुए सोच रहा होता है कि ये पागल उसे बार बार ढूंढ कैसे लेता है, लेकिन भागते वक्त वो गलती से यांग यांग को लात मार देता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। उसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। उसकी बहन वहां से चले जाती है। फिर वो रेमन बनाते हुए उस दिन को याद कर रहा होता है। वो पंच मारता है बस गुस्से में और उसे बस गुस्सा ही फील होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं था, जब वो बॉक्सिंग करता था तब उसे बहुत ज्यादा मजा आता था। अगले दिन सब स्कूल के लिए निकलते हैं और जो हमारा मुंह है वो भी जाता है, ना बुक ना बैग, वो सिर्फ खांग का जो वेपन होता है वो हाथ में लेकर यांग यांग के साथ चला जाता है। तभी उसके पास की माँ आती है और उसकी आंखें चमक रही होती है यांग यांग को देखकर। वो एक और दिन के लिए उसे अपने पास रखना चाहती थी। तो मो उसे कहता है कि जो मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहा था, अगर वो तुम मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हें यांग यांग को दे दूंगा। तो वो बताती है कि एक ऐसा बंदा हमारी क्लास में है जो उसे काफी ज्यादा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि जो हमारे क्लास में वीक स्टूडेंट है उन्हें जो बुली करता है वो उन्हें नहीं छोड़ता है। तो मो कहता है कि इससे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। तभी उसे याद आता है कि अगली बार अगर वो बंदा यानी कि खान उसके सामने आएगा तो वो उसे जाने नहीं दे। तभी वो उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि क्लास के बाद तुम मुझसे मिलना। और ये सुनने के बाद मो के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट होता है और वो पूरी क्लास को अटेंड करता है, वो भी बिना बोर हुए। वो आज एक ऐसे अपोनेंट से लड़ने वाला है जिसमें उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद मो एक रूम में जाता है, ऑब्वियसली वहाँ पर खांग ही होगा। वो उससे मिलता है और जो खांग होता है दूसरी तरफ वो अपने ग्लव्स को पहनता है। मो थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि ये चीजें उसने पहले भी की थी, अपने हाथ को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन बेल्ट, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो दूसरे हाथ में ग्लव्स क्यों पहन रहा है। तो उससे खांग पूछता है कि तुझे फाइट करना पसंद है ना? तो मो बताता है कि उसे फाइट नहीं बल्कि वो बर्निंग और शॉक वेव जो कि उसके पंच मारने में एहसास होता है और अपनी लिमिट को क्रॉस करना जो कि वो 30 लाख साल से करता आ रहा है। फाइटिंग ही है जिसकी वजह से वो आज वो जिंदा है। और ये सुनने के बाद खान कहता है कि ये तो सबसे बड़ा वाला पागल है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपने बैग से एक और पेयर का ग्लव्स निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है। वो थोड़ा हैरान होता है तो कांग उसे कहता है कि तू इसे पहन ले क्योंकि मुझे ये फेयर फाइट चाहिए वरना मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो मो बिना टाइम वेस्ट करे वो ग्लव्स पहनने के बाद उसकी तरफ एक पंच को फायर करता है और खांग उसे बड़े आराम से डिफेंड करते हुए साइड हटता है। यहाँ पर मो को गुस्सा आने लगता है तो वो अपने आप को शांत कराता है। वो गुस्से के लिए नहीं बल्कि फाइट के लिए आया है। और जो खांग है वो अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को याद करता है जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देता है जिससे वो पावर नहीं बल्कि
की जो अपनी ट्रेनिंग है उस पर फोकस कर सके। और मो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो उसे बड़े आराम से ब्लॉक करके उसकी तरफ एक पंच मारता है जो कि एक क्लियर हिट होती है। वो अपने पंच को देखता है और कहता है कि इससे उसे पूरी सेटिस्फेक्शन मिली है, क्योंकि खान काफी ज्यादा शॉक होता है अपनी पावर और एक्यूरेसी को देखकर। वो दोबारा से अपनी पावर को चेक करने लगता है और मो के ऊपर पंचेस करने लगता है। दूसरी तरफ मो भी उसे डिपेंड करते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, उसे यही तो चाहिए था, एक पावरफुल अपोनेंट। फर्स्ट फ्लोर पर एक लाल बालों वाला अपना काम कर रहा होता है, उसे पनिशमेंट मिली होती है। वो ट्रेन देख रहा होता है और उठ जाता है अचानक से, क्योंकि उसने कुछ बुरा देख लिया होता है। फिर वो थर्ड फ्लोर में जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर सेकंड फ्लोर पर जाती है, जहाँ पर खांग और मो लड़ रहे होते हैं। फिर हम फाइट की तरफ आते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिस पर मो अचानक से खांग के ऊपर किक करने लगता है तो वो हैरान हो जाता है और वो उसे समझाने लगता है कि ये बॉक्सिंग है, इसमें किक नहीं किया जाता। लेकिन वो नहीं रुकता है और वो लगातार उसके ऊपर किक बरसाने लगता है और खांग पीछे हट जाता है। लेकिन जब मो उसके ऊपर अपनी पूरी पावर से किक करता है तो वो उसे वहीं पर रोक लेता है और उसे एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर खत्म हो गई है। और हमें बताया जाता है कि जो यांग यांग ने एक मैजिक स्टोन लाया था, उसकी पावर यानी कि उसकी जो मैजिक है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, यानी कि मो की स्ट्रेंथ यहाँ पर सच में खत्म हो गई है। लेकिन वो ऐसा दिखाता नहीं है उसे। खान तो यही मान के चलता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गई है। वो दोनों अजीब तरीके से हंस रहे होते हैं। पीछे से लाल बालों वाला इनको देख रहा होता है और वो कहता है कि ये तो कोई फाइट नहीं बल्कि कॉमेडी शो है, और वो यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ मो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर डिफेंसिव मोड में रहेगा, लेकिन जो खांग है वो उसके विक्टल पॉइंट यानी कि एक ओपनिंग ढूंढेगा और उसके वीक पॉइंट पर अटैक करेगा। और बिल्कुल वो वैसा करता भी है। मो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और खांग उसके वीक पॉइंट को देख लेता है, यानी कि वो नी, वो उस पर अटैक करता है जिससे मो नीचे गिर जाता है और वहाँ पर खांग उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। मो डिसाइड करता है कि वो अपने थोड़ा सा माना का यूज करेगा और वो बिल्कुल वैसा करता भी है, लेकिन वहाँ पर खांग उसके पंच को बड़े आराम से रोक लेता है। खांग की नजर पीछे दरवाजे पे जाती है और मौके का फायदा मो उठा लेता है। वो उसको पंच मार देता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो अपने हेड का भी यूज करता है जिससे खांग दूर जाकर नीचे गिर जाता है। तो मो कहने लगता है कि ये माना सही में काम कर गया। तो उसे याद आता है कि अर्थ पे तो कोई माना एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये चीजें तो बहुत ज्यादा कूल थी उसके लिए। मो कहता है कि जो भी हो, फिर वो अपनी वही चीज करता है, रिस्पेक्ट वाली रिचुअल। वो उसके कान को काटने ही वाला होता है कि खांग उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अभी वो डिफीट नहीं हुआ है, वो फिर से तुमसे लड़ने आएगा। खांग कहता है कि उसने मो को कम समझ लिया था और उसका जो सर है वो घूम रहा होता है, इसलिए वो आज फाइट नहीं करेगा, वो तैयारी करके अगले दिन आएगा। जिससे मो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। फिर हमें यांग यांग को दिखाया जाता है जिसे किम ने एक बड़ा सा बैग दे दिया होता है। वो उसे जैसे तैसे अपने मास्टर के पास लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर खांग पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि यही मास्टर का अपोनेंट है और वो बिल्कुल मास्टर की तरह हेडबट मारने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन खांग की उस पर नजर चले जाती है और वो उसे पंच मारकर वहाँ से चले जाता है और कहता है कि किस तरह के अजीब डॉग ने उसके ऊपर अटैक किया था। वहाँ पर मो आता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है यांग यांग के साथ क्या हुआ। वो तो बस क्यूरियस है उसके बैग को लेकर कि उसमें क्या चीजें होंगी। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जो मो है वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर चेंज होती है उसकी ड्रेस और उसका बैग। वो बैग काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है यांग यांग के लिए। वो आगे बताता है कि उसकी जो असिस्टेंट है उसने ये सारी चीजें दी जिससे वो अपने मास्टर को इम्प्रेस कर पाए। साथ में वो ये भी कहता है कि वो अपने मास्टर को बेवजह परेशान नहीं करेगा, जब भी उनको जरूरत होगी वो हाजिर हो जाएगा, तब तक के लिए वो अपने असिस्टेंट किम के यहाँ रहेगा। तभी वहाँ पर खांग खांग आता है और वो पूछ रहा होता है कि तुम सैटरडे के दिन ये वाली यूनिफॉर्म को क्यों पहन के घूम रहे हो। वो कहता है क्या सैटरडे, उसे ये सब नहीं पता, उसे जो लगा वो कर रहा है वो। तो खांग खांग उसे कह रहा होता है कि आखिर मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा पागल है। तो वो टॉपिक को चेंज करते हुए उससे पूछता है क्या तुम सही में फाइट करना चाहते हो, यानी कि तुम्हें फाइट पसंद है। वो उससे कहता है कि तुम किस लिए लड़ते हो। तो खांग बताता है कि उसे लड़ना पड़ता है, उसके पास कोई भी चारा नहीं है। वैसे भी उस दिन मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो जोश देखा था, तुम लड़ने के लिए कितने उतावले थे। इस बार वो सारी बातों को साइड रखता है और कोई भी कंप्लेंट नहीं करता है और उससे सीधा पूछ लेता है क्या मैं तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। वो मन में कहता है अगर मैं मो के साथ रहूंगा
करूंगा तो मुझे बड़े आराम से अपोनेंट मिल जाएंगे। इस बात पर जो मो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी जो बॉडी है वो फिर से वाइब्रेट होने लगती है और वो फिर से एक डेविल हंसी हंसता है। खांग उसके एक्सप्रेशन से ही देखकर समझ जाता है कि उसकी हाँ है, तो मो उससे पूछता है कि चलो अब फाइट करने के लिए मेरे लिए अपोनेंट लेकर आओ, क्योंकि जो मो है वो किसी की भी बातें नहीं मानता है। और वो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि वो खान की बातें मान रहा होता है। खांग उसे कह रहा होता है कि मैं तो बस फ्यूचर की बातें कर रहा था, अभी हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे से जो यांग यांग है ये सारी बातें सीक्रेटली सुन रहा होता है, क्योंकि यांग यांग उससे रिवेंज लेना चाहता है। खांग ने उसे 2 बार हराया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का चिल्लाते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि हटो हटो मुझे जोड़ कर आई, लेकिन रेस्ट रूम के सामने एक लड़का खड़ा होता है और वो उसे जाने नहीं देता है, चाहे उसकी हालत कितनी भी गंदी हो। तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा सा लड़का आता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो जवाब देते हुए कहता है कि तुम देख नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ। वह हट्टा कट्टा बंदा उससे पूछता है कि तुमने कितने पैसे बनाए, तो वो बंदा बताता है कि 20,000। तो वो हट्टा कट्टा बंदा कहता है कि ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा कम है। हमें उस हट्टे कट्टे बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है यंग जो, और वो स्कूल का सबसे बड़ा बोली बॉय है। उसके सामने जो वो बंदा होता है वो किसी को बोली करके पैसा हड़पने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन खांग ने उसे वहाँ पर रोक लिया होता है। उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया होता है, जिसकी वजह से वो बंदे के सामने रोने लगता है। ये सुनकर खांग ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आसपास की जो दीवार होती है उस पर पंच मारता है। ये सुनकर कि खांग ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दीवार पे पंच मार देता है। दीवार में क्रैक हो जाता है। यांग जो कह रहा होता है कि ये खांग मेरे प्लान पर बार बार पानी फेरता रहता है, वो हमेशा अपनी टांग अड़ाता रहता है, इसका तो कुछ करना ही होगा। और वो अपने सारे चमचों को इकट्ठा करता है और उसके पीछे भेज देता है। पहले तो उसे ढूंढना होगा क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ खांग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए बताता है कि वो बेवजह लड़ता था, जब से वो तुमसे मिला है उसका एक्साइटमेंट लेवल पहले जैसा हो गया है। वो क्यूरियस है, वो किसी के साथ भी फाइट करेगा और उसे मजा आएगा। तो इसी बात पर मो से पूछ लेता है कि क्यों ना हम दोनों लड़ते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इस पर खान कहता है कि नहीं, तुम मेरी लिस्ट में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब मेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक प्रॉपर फाइट दूंगा। तो मो भी कहता है ठीक है। मो नोटिस करता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो खांग बताता है कि एक साथ बहुत सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं। इसका तो एक ही मतलब है कि उसका आज का टारगेट मिल गया है। वो अपना मास्क पहनता है और अपने आप को तैयार कर लेता है। वहाँ की एंट्रेंस पर 2 लोग सिगरेट पी रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तूने ये वाला ट्राई किया। वहीं पर खांग आ जाता है अपने मास्क के साथ। वो दोनों लड़कों की नजर उस पर तो पड़ती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और सीधे उसका बटुआ मांग रहे होते हैं कि जल्दी से निकाल। खांग कहता है कि यही वो टारगेट है और एक पंच उस लड़के के मुंह पर मार देता है। दूसरा लड़का देखता है कि यही बोली हंटर है, इसने ही हमारी नाक पर दम करके रखा है। वो जोर से चिल्लाने लगता है। अंदर जितने भी लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर बुली हंटर आ गया है। वो लोग सामने आते हैं। खांग उन्हें देखकर हैरान होता है कि उसने ये उम्मीद तो नहीं की थी कि यहाँ पर इतने ज्यादा बुली होंगे, पर वो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वो मो को बुलाता है। मो अपने गेटअप के साथ रेडी होकर आया हुआ होता है और वो ब्लश कर रहा होता है एक्साइटमेंट में, ना कि डर में। खान वहाँ पर आगे बढ़ जाता है, लेकिन मो को ये तो आप लोगों को भी पता है कि वो पहले हिट खाने के बाद ही अपनी फाइट को शुरू करता है, वरना तो वो वहीं खड़ा रहता है और यही उसका रोल है। वहीं पर खांग ने एक बंदे को पंच किया था। वो मो का पैर पकड़ लेता है। वो लड़का उससे पूछता है कि तू भी बुली हंटर के साथ आया है। मो के लिए इतना काफी था। वो उसे फर्स्ट हिट मान लेता है और उसके ऊपर पंच मारने लगता है और कुछ ही मिनटों में वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं उन्हें वो हरा चुके होते हैं। मो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि ये लोग 2 पंच में हार गए, लेकिन जो दूसरी तरफ खांग है वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो पर्स को उठाता है और जाकर उस लड़की को दे देता है, जो कि काफी ज्यादा डरी होती है क्योंकि ये लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है वो खांग की क्लासमेट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो उसकी क्रश होती है। तभी वहाँ पर और भी ज्यादा लड़के आ गए होते हैं। यांग यांग मो को वार्निंग दे रहा होता है, लेकिन मो चौकन्ना होता है।
क्योंकि उनमें से जो बंदा था वो पहले ही एक मैसेज भेज चुका था कि खांग स्पॉटेड, इसलिए ये जो बंदे हैं वो यहाँ पर आ गए होते हैं और ये मैसेज यांगजो तक पहुँच जाता है और वो अपने बंदों के साथ यहाँ पर आ गया होता है। खांग यहाँ पर सीरियस हो जाता है, अपने हथियार को निकाल लेता है। दूसरी तरफ जो मो है वो काफी ज्यादा निराश होता है, लेकिन उन बंदों को देखने के बाद उसकी जो इविल स्माइल होती है वो फिर से आ जाती है, लेकिन वो आप लोगों को नहीं दिखेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। आप लोग उसके एक्सप्रेशन देख सकते हो कि उसे कितना ज्यादा मजा आने वाला है। दूसरी तरफ यांग जो अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि उनके ऊपर अटैक कर दो। वो सीधा चार्ज करते हैं। खांग और मो रेडी होते हैं, लेकिन मो तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। उसके चेहरे पर इतना ज्यादा थ्रिल होता है, उसके मुंह से लाल टपक रही होती है और वो सीधा उन बंदों पर चार्ज कर देता है और वो ऑफ गार्ड हो जाता है। तभी यांग जो उसे एक पंच मारता है, वो भी सिंपल सा, जिससे मो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सीधा जाकर जमीन से टकराता है। यांग जो कहता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो दो हैं। थोड़े ही दूर में वो रेड गाय वाला बंदा जिसका नाम हांजू है, जिसने खान और मो की फाइट को कहा था डिस्गस्टिंग, वो गुजर रहा होता है। वो देखता है कि उसके फोन में उसकी वाली मैसेज नहीं देख रही होती है। इस बात से वो निराश होता है। फिर वो फाइट के पास पहुंच जाता है और देख रहा होता है कि दो ग्रुप आपस में लड़ रहे होते हैं और वो फिर से कह रहा होता है कि ये तो डिस्गस्टिंग है और वो वहां से जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि उसकी क्लासमेट है और वो साइड में देखता है कि खांग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। वहीं पर उसे अपना पास्ट याद आता है कि उसके जो डैड थे वो MMA चैंपियन थे, वो उसके सब कुछ थे, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करता था, उन्हें एडमायर करता था, वो कम्प्लीटली उन्हें अपना हीरो मानता था। उसके डैड ड्रग लेना शुरू कर दिए और वो इतना ज्यादा लेने लगे कि वो एडिक्टेड हो गए और यहीं से चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। हाजू काफी ज्यादा छोटा था, उसे नहीं पता था कि ये ड्रग क्या होता है, लेकिन उसे ये समझ में आ रहा था कि इनकी वजह से उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही होती है, क्योंकि जो उसके फादर थे वो उसकी मॉम को हर बार गुस्से में मारते रहते थे। ये उसके लिए हॉरर से कम नहीं था। उसकी जो मॉम थी वो हर रोज पिटती थी, लेकिन एक दिन वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई, लेकिन अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया। जिसके बाद हाजू अपनी बहन के साथ रहने लगा। उसके ऊपर जितने भी अत्याचार होते थे वो उन्हें अपने ऊपर लेने लगा। अपनी बहन की प्रोटेक्शन वो खुद करने लगा, लेकिन उसे पता था कि अगर ऐसी चीजें चलती रही तो वो जरूर मर जाएगा एक दिन। तो उसे लगा कि चीजों को बदलना चाहिए। वो तुरंत अपने डैड की जितनी भी वीडियोस होती हैं उन्हें उठाकर देखने लगता है। वो हर एक मूव को रिवाइंड करता है और उन्हें प्रैक्टिस करता है, साथ में अपने आप को इतना ट्रेन कर लेता है कि एक दिन वो बड़ा हो जाता है। उसके डैड उसकी बहन को एक स्लैप मारते हैं, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डैड को बिना रुके पंच मारने लगता है। वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। ये देखकर उसके डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैं तुझे और तेरी बहन को मार दूंगा। वो अपना कंट्रोल खो देता है और उस डर के इमोशन के साथ उसने वो किया जो कि किसी को नहीं करना चाहिए था। उसने अपने डैड को मार दिया। हाँ, उसने मार दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। फिर कोर्ट में उसे सजा मिलती है 1 साल के रिटेंशन। कोर्ट ने उसकी सिचुएशन को समझा और ये सजा दी। सजा बिताने के बाद वो स्कूल जाता है, वापिस घर आता है और अपने पैसे कमा कर अपनी बहन को पालता है। और उसकी डिक्शनरी में 2 चीजें नहीं है, बीमार होना और चोट लगना, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज उसका शरीर है, क्योंकि उसके दम पर वो अपनी बहन की हिफाजत कर सकता है। वो मो और खान की फाइट को देखने के बाद उन्हें डिस्गस्टिंग इसलिए कहता था कि वो अपने शरीर को कोई भी वैल्यूज नहीं देते थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। वहां पर एक लड़की की सेफ्टी दांव पर थी। दरअसल वो उसकी बहन है। आपने सही सुना, वो उसकी बहन है। उसे पता भी नहीं कि उसका भाई थोड़ा दूर खड़े होकर उसके स्ट्रगल को देख रहा होता है, मानो उसके पैरों से जमीन निकल गई हो। वो सोच रहा होता है कि मेरी बहन यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ पर कैसे पहुंची, लेकिन अब ये चीजें सोचने का टाइम नहीं है। अब तो उसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ यांगजो सोच रहा होता है कि एक ही बुली हंटर था, लेकिन यहाँ पर तो 2-2 आ गए हैं, पर एक का तो उसने काम तमाम कर दिया होता है। यांग अपने मास्टर को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया होता है, लेकिन यांगजो यहाँ पर
बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता है कि उसके पीछे कोई तो आ गया है। हाजू यांग जो के वीक स्पॉट पर एक किक मारता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की, उसे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। इतने में हाजू उसका सर पकड़ता है और दीवार में जोर से मार देता है। यांग यांग अपने मास्टर को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर फाइट इंटेंस हो गई होती है। तभी हाजू उसके ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ता है अपनी बहन की तरफ। खांग रियलाइज करता है कि यहाँ पर एक और बंदा आ गया है। वो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा हैरान तब होता है कि हाजू दो बोली बॉय को बिना पलक झपकाए हरा देता है। खांग के सामने भी दो लोग और होते हैं। उन्हें हाजू उनके सर पकड़ता है और दीवार में दे मारता है। हाजू खांग के सामने खड़े हो जाता है। पहले तो खांग को लग रहा होता है कि ये उन्हीं का साथी है, लेकिन उसकी आंखों से वो समझ पा रहा होता है कि वो उस लड़की की मदद करने के लिए आया है। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो यहाँ पर कंफ्यूज होता है। तभी वो लड़की अपने भाई को देखकर चिल्लाती है ब्रदर। कैन को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों दिखते भी सेम टू सेम हैं, लेकिन अभी भी वो भरोसा नहीं कर रहा होता है क्योंकि हाजू उसके ऊपर आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। खैंग अपनी बातों में खोया हुआ होता है। हाजू उसके ऊपर पंच मारने ही वाला होता है कि खैंग एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक इल्यूजन पंच का यूज करता है, जिससे हाजू बड़े आराम से बच जाता है। लेकिन खैंग ने उसे ओपनिंग दे दी होती है। वो नीचे झुकता है और खांग को धक्का देता है, लेकिन खांग को इससे कुछ नहीं होता है, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो इसी का फायदा उठाते हुए अपनी बहन को चिल्लाता है और कहता है कि होश में आओ, और उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। उसको उठाने का उसके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि उसके सामने यंग जो खड़ा होता है। वो रास्ते को ब्लॉक करके खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है कि ये किसने किया मेरे साथ। हाजू के पास इतना टाइम नहीं होता है उसका जवाब दे। वो अपने पंच के साथ रेडी होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि यांगजू को अचानक से राइट साइड से पंच पड़ता है और ये देखकर सभी हैरान होते हैं। और वो और कोई नहीं बल्कि मो था। क्या करारा पंच मारा उसको, वो एक ही बार में ढेर हो गया। हाथू ये देखकर हैरान होता है कि अब ये बंदा कहाँ से आया, लेकिन ये सब का टाइम नहीं था। वो यहाँ पर अपनी बहन दलजुन को लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ मो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो होश में आ गया है। किक और ना जाने क्या क्या चला रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। पीछे से खांग आकर उसे कहता है कि तू रुक जा भाई, तूने अपना फेस को रिवील कर दिया है, ऐसे में तो वो अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा। लेकिन वो तो एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ यांग जो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती कि वो अपने पैरों में खड़े होए और खांग और मो का पीछा करे, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगली बार जब वो उन दोनों को ढूंढेगा तो उसी वक्त उन्हें खत्म कर देगा। फिर हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर खांग मो को समझा रहा होता है एक ड्राइंग बनाकर, और वो यांग जो की ड्राइंग बनाकर उसे समझा रहा होता है कि ये हमारे एक एरिया को ऑन करता है और लोगों को परेशान करता है उन्हें बोली करके। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, इनके अलावा दो और है। कॉक वन कुकू हाई स्कूल से, किंग चुंगू मिसिल हाई स्कूल से। इन तीनों को गौरी कहा जाता है जो कि इन एरियो पर राज करते हैं। यांग जो यहाँ पर आया है तब से लेकर अभी तक की सिचुएशन बदल चुकी है क्योंकि जो दो ग्रुप्स थे वो इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करते थे, लेकिन जब से यांग जो आया है तब से उसने एक ग्रुप को हायर कर लिया है जो कि गौरी से थे, और जो तुम अभी जिन लड़कों से फाइट कर रहे थे ये उसी ग्रुप के मेंबर थे। गैंग को यहाँ पर समझ में आ गया है कि जो यांग जो है वो सारी गैंग को कंट्रोल कर रहा है, यही उनका बॉस है। ये सारी बातें वो एक स्केटबोर्ड में ड्रॉ करके मो को समझा रहा होता है, लेकिन मो के तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो खांग से पूछने लगता है कि क्या तुम दोबारा उसे समझा सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुम टीचर से दूसरी बार पूछो कि ये क्या समझाया आपने। इसी बात पर खांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उसे कह देता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हें मैंने इतने अच्छे से तो समझाया। इस
बात पर यांग यांग को अपने मास्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और खांग के सामने प्रकट हो गया। खांग उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। खांग कहता है कि ये मेंढक कैसे बोल सकता है। यांग यांग को ये बेइज्जती लगी और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये बातें अपनी असिस्टेंट को बताऊंगा, क्योंकि उसे भी अभी लग रहा है कि वो एक बड़ा सा ड्रैगन है, लेकिन उसे यहाँ पर अपने साइज देखकर बात करना चाहिए। जो मो है वो तो चिल रहता है और दूसरी तरफ खांग काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसे मो के ऊपर शक होने लगता है। शुरुआत से ही वो मैनरलेस बिहेव करता था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा थोड़ा शक होता था। जो काम उसे दिया जाता था वो तो बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन अब वो एक बोलने वाले फ्रॉग को देखने के बाद तो श्योर हो गया है कि ये कुछ तो ऐसा छुपा रहा है जो कि वो बताना नहीं चाहता है। मो हंसते हुए कह रहा होता है कि एक नॉर्मल से इंसान को भी पता चल गया कि मैं क्या चीज हूँ। खांग उससे पूछता है क्या तुम एक एलियन हो, तो वो जवाब देते हुए बताता है कि वो एलियन नहीं बल्कि एक गॉड है। खांग को उससे गॉड वाली वाइब नहीं आ रही होती है। तभी मो खान से पूछता है कि एलियन क्या होता है। इस बात पर खान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो इसका क्या जवाब दे। ये सारी फनी चीजें किम देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। और ये तो ठीक है, लेकिन मो ने अपनी फटी शर्ट मेरे को सिलने को क्यों दी है और ये मैं सिल क्यों रही हूँ। क्या क्या बात कर रहे हैं? तभी यांग यांग किम की गोदी में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। दूसरी तरफ खांग उसे समझाते हुए कह रहा होता है या तुम एलियन हो या गॉड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन टारगेट है वो यांग जो है, क्योंकि उसे अपनी क्रश का चेहरा याद आ रहा होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में थी। अगर वो नहीं आता तो उसके साथ क्या क्या होता, इस बात से उसे गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ मो भी समझ जाता है कि उसका टारगेट कौन है। वो पंच उसको काफी जोर के लगा था, लेकिन वो एक्साइटेड होता है कि वो उससे फाइट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज थी कि बॉडी डिफरेंस। वो इस बॉडी से तो उससे नहीं लड़ सकता, उसे अपनी पावर बढ़ानी होगी। और वो फिर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे चैलेंजेस पसंद है। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों से वो लड़ना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और है। जितनी ट्रेनिंग अभी तक उसने की है उसे दुगनी ट्रेनिंग करनी होगी और यामजो को हराना होगा। खांग भी उसे कह रहा होता है कि तुम्हें ये करना होगा तो क्यों ना तुम मेरे जिम आओ और ट्रेनिंग करो। इस बात से मो को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो ऐसी ट्रेनिंग करता है जो कि उसके मतलब की नहीं है और वो सोचने लगता है कि उसे किस तरह की ट्रेनिंग करनी होगी। तभी वहाँ पर यांग यांग को कुछ चीजें मिली होती है। वो मो के पास आता है और उसे दिखाने लगता है जो चीज आप ढूंढ रहे थे मास्टर, मुझे वो मिल गई है। एक लड़की अंडरग्राउंड की चीजें ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। वहाँ पर जो बंदा होता है वो कुछ ही मिनटों में अपने अपोनेंट को हरा देता है। वो लड़की आगे कहती है कि अगर किसी में दम है तो वो अंडरग्राउंड आए और मेरे बंदे को हरा कर दिखाए। वो तो ये चीजें देख रहा होता है। तभी उसकी ध्यान जाता है कि ये जो बंदा है वो गौरी गैंग का है और खांग की भी नजर जाती है और वो मो से पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये उसी गैंग का मेंबर है। वो कहता है कि जिस तरीके से तुमने मुझे समझाया था उस हिसाब से तो ये वही बंदा लग रहा है। खांग भी कह रहा होता है कि तुम्हारी बातें सही हैं। तो मो कहता है कि ठीक है, अब मैं उसे हराने के लिए अंडरग्राउंड एरिना जाऊंगा। वो कहता है कि ट्रेनिंग करने के बाद मैं उनकी गैंग की एक के बाद एक मेंबर को हराऊंगा और नीचे गिरा दूंगा। दूसरी तरफ डिवाइन रिलीफ में लूसीफर अपनी पूरी ताकत झोंक देता है ताकि वो अर्थ के बैरियर को तोड़ सके, क्योंकि अपने आप को लूसीफर ने इतना पुश किया होता है कि उसे भरोसा है कि उसने बैरियर के ऊपर एक खरोच तो ला ही दी होगी। इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिल सकता कि मो इतना ज्यादा वीक है और वो अर्थ में जाकर मो को हरा दे। अगर मो अपनी स्ट्रेंथ वापिस पा लेगा तो वो लाइफ और डेथ के बीच में फंस जाएगा। तभी वो इंतजार कर रहा होता है कि जो अर्थ के बैरियर के ऊपर स्मोक होती है वो कब हटेगी, और जब वो हटती है तो उसे देखने के बाद वो इतना ज्यादा हैरान होता है कि उसने यहाँ पर एक खरोच तक के नहीं पहुंचाई। ये चीजें एक्सपेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पर लूसीफर ने अपने लिमिट को सरपास जो किया था, उसे अपने आप पर भरोसा था कि इतने खतरनाक अटैक के बाद जो अर्थ का बैरियर है वो तो टूट ही गया होगा। उसे इस बात पर गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन ये गुस्सा तब बढ़ जाता है
जब मो उसके यहाँ आया हुआ होता है और उसके यहाँ जितने भी प्लेनेट होते हैं उनके ऊपर बैरियर लगा हुआ होता है और मो उन्हें एक उंगली से तोड़ देता है। इस बात से लूसीफर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उस बेकार से लड़के को उस प्लेनेट पे फेंक दिया था बिना मेरी परमिशन के। इस बात पर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा होता है। लूसीफर अंदर से इतना ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ यांग जो की भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही होती है, वो भी अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और वो बोली हंटर्स को गाली देते हुए गुस्से में अपने सामने जो दरवाजा होता है उन्हें पंच और किक मारने लगता है। वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो जिस दरवाजे पर हाथ पैर मार रहा है वो आखिर उसका नहीं बल्कि एक बाथरूम का दरवाजा होता है और उसके पीछे कोई बैठा होता है। वो इन चीजों की वजह से काफी ज्यादा घबरा गया होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। वो कुछ यहाँ पर समझ पाए उतनी देर में वो कुछ और ज्यादा चीजें कर चुका होता है। उसके बाद वो पब्लिक टॉयलेट से बाहर आता है और अपने आप पर अफसोस करते हुए कह रहा होता है कि वो एक लूजर है। उसका चेहरा लाल होता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उस टाइम से अभी के टाइम तक ये बंदा उसके साथ हमेशा से घूमता आ रहा है। वो बंदा कूल बनने के लिए अपने जेब से कुछ निकाल लेता है जिसे यांग जो देखने के बाद गुस्सा कर रहा होता है और उसे छीनते हुए उस पॉकेट को हिलाने लगता है और वो हाजू की बहन का वॉलेट होता है और उसमें से कुछ कॉइन गिर जाते हैं जिसे वो अपनी इंसल्ट मानते हुए कहता है कि इतनों से मुझे क्या होगा। उसे लग रहा होता है कि उसके सामने वाला बंदा उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि जो हाजू की बहन का जो आईडी कार्ड है वो नीचे गिर गया होता है। उसमें उसका नाम, उसके घर का एड्रेस और स्कूल का नाम सब कुछ होता है। यांग जो उस आईडी कार्ड को उठाता है और उसका जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है। उसे देखने के बाद उसे एक आइडिया मिलता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ मो यांग के साथ किसी सफर पर निकल गया होता है। अब यांग को प्रेसिडेंट किम ने एक मैप दिया होता है जिससे वो मो को गाइड कर रहा होता है। लगता है कि मो उस एरिना की तरफ बढ़ रहा है। उन्हीं की तरफ एक आदमी अपने कुत्ते को घुमाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उन्हीं के सामने एक बंदा अपने डॉग को घुमाने के लिए निकला होता है। तभी यांग वहां पर हवा छोड़ देता है, लेकिन वो दोनों तो कैजुअली आगे बढ़ जाते हैं। पर जो डॉगी होता है उसकी नोज तो काफी ज्यादा शार्प होती है। वो हवा उसके नाक से होते हुए निकल रही होती है जिससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यांग की बट पर जोर से काट देता है जिससे यांग जोर से चिल्लाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए शांत हो जाता है। पर वो डॉगी को घूर कर देखने लगता है आखिर उसने किया ही क्या था जिसके लिए उसने ये सारी चीजें की। लेकिन यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो इस इंसल्ट का बदला जरूर लेकर रहेगा। उसके बाद मो और यांग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वही लड़की होती है जिसे हमने फोन में देखा था। वो लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर रही होती है। वो उसके पास पहुंच जाता है। उसकी ड्रेस को देखने के बाद वो पहचान लेती है कि ये बंदा कौन से स्कूल से है। तो वो उससे सीधा पूछ लेती है कि तुम्हारी हाँ है। तो यांग मो को कहता है कि तुम हाँ बोल दो। मो यहाँ पर बिना सोचे समझे पहली बार यांग की बातों को मान लेता है और उस लड़की को हाँ बोल देता है। तो वो लड़की उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर तुम अपना फॉर्म भर दोगे और जब मैं चेक करूंगी तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी फाइटिंग स्किल के बारे में जानना तो पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो मैं तुम्हें ऑप्शन देती हूँ स्पोर्ट्स में, जैसे बॉक्सिंग, कराटे, ये सारी चीजें वो मो को बता रही होती है। तो मो समझ जाता है कि वो क्या चीजों के बारे में बात कर रही है। वो अपना दिमाग लगाने लगता है और उंगलियों में गिनने लगता है जैसे मानो वो अपना पूरा दिमाग उसी दिन के लिए बचा के रखा हो। यांग भी उसे आइडिया दे रहा होता है, लेकिन वो यांग की बातें नहीं सुनता है। वो बताता है कि उसे 3 मिलियन साल की हर तरीके की फाइटिंग का एक्सपीरियंस है। इस बात पर जो पीछे बंदे खड़े होते हैं वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये जोक कर रहा है, लेकिन असल बात यह है कि वो सच बोल रहा है। और ये जवाब उस लड़की को काफी ज्यादा पसंद आता है, तो वो उसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है और वो फाइटिंग के लिए फी मांगती है जो कि होती है 50,000। इस बात पर मो यांग से पूछता है और यांग तुरंत पैसे दे देता है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि इन लोगों के पास पैसे कहाँ से आए। दरअसल जो हमारा यांग है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने प्रेसिडेंट किंग के साथ सौदा किया था और उसके वॉलेट से वो पैसे लेकर आ गया था। लेकिन ये लोग इस
दुनिया के नहीं है तो इन्हें पैसा गिनना नहीं आता है, तो वो जो पैसे होते हैं वो टोटल 46,000 होते हैं, 4,000 कम होते हैं। लेकिन उस लड़की को वो पसंद आ गया होता है, इसलिए वो 4,000 का उसे डिस्काउंट दे देती है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसे एक बंदा दिखता है ग्रीन जैकेट में, जो कि काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और कुछ जाना पहचाना सा भी, क्योंकि वो अपने इंटेंस नजरों से उसके मसल्स को देख रहा होता है जो कि क्लियर कट दिख रहे होते हैं। और वो यहाँ पर समझ जाता है कि ये आम बंदा नहीं बल्कि एक सीरियस फाइटर है। वो अच्छे से पहचान पा रहा होता है क्योंकि खान ने उसे अच्छे से समझाया था। वो उसकी बॉडी शेप और मस्कुलर को समझ जाता है कि ये वही गौरी के टीम का मेंबर है, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि मो ने उसे पहचान लिया है। अचानक से वो लड़का अपना फेस रिवील करता है। दरअसल वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वो एक चैंपियन है। वहां पर अनाउंसर गर्ल आती है और अनाउंस करती है कि मेरी चैंपियन, उसका नाम विसल है, और वो अरीना के बीच में उसको लेकर जाती है। अरीना के चारों तरफ कैंडिडेट ही खड़े होते हैं। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और क्लूलेस होता है। एक क्रीपी सी स्माइल देता है और आगे बढ़ता है और चैंपियन के पास खड़े होकर स्टैंड ले लेता है और कहता है कि मैच को शुरू कर दो। ये देखने के बाद वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन मो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो अपनी क्रीपी और ईविल सी स्माइल करता है, और इस बार वो अपने रूल और रेगुलेशन को तोड़ते हुए पहले पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो छोटी सी लड़की उसे रोक रही होती है और कह रही होती है कि तुम मेरे शो को बर्बाद कर दोगे। वो लड़की मो को देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो गई और वो सोचने लगी इसमें तो दिमाग नहीं है, तो वो एक अलग तरीका ट्राई करेगी। वो अपने जेब से एक फॉर्मेट निकालती है और उसे दिखाती है। वो तुरंत उसे देखने के बाद समझ जाता है कि उसे लीग स्टेज को पार करना होगा, उसके बाद ही वो चैंपियन से लड़ेगा। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो यहाँ पर उस लड़की के साथ कोऑपरेट कर रहा होता है। उसके बाद 3 घंटे का समय बीत जाता है। हमें यहाँ पर 3 विनर मिल जाते हैं। अब बारी आती है मो की, जिसका वो काफी देर से इंतजार कर रहा होता है। अब उसका अपोनेंट भी वही होता है जो डॉगी को घुमा रहा होता है, जिसने यांग यांग की बट पर काटा था। अनाउंसर गर्ल वहां पर आती है और अनाउंस करती है कि ये है मो, ये 3 मिलियन साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और मो को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है। दूसरी तरफ जो यांग यांग है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके मास्टर का मैच आ गया, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो अगल बगल देख रहा होता है कि जो लोग हैं वो अपने अपोनेंट और अपने साथी पर बैट लगा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है। उसकी नजर उसी डॉगी पर जाती है। वो जोर जोर से भौंक रहा होता है। वो जब गौर से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये वही डॉगी है जिसने उसकी बट पर काटा था। वो पूरे एरिना की जो एक्साइटमेंट होती है उसको साइड में रखता है और काफी गुस्से में वहां पर जोर से कूदता है और वो अपने मास्टर के पास लैंड होता है, बिल्कुल एक फाइटर की तरह। ये देखकर मो हैरान होता है और उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। यांग यांग उसका जवाब नहीं देता है और वो इतना फोकस्ड होता है कि वो डॉगी को आज ही निपटा देगा। यांग यांग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो डॉगी को चैलेंज दे देता है, लेकिन उसे उसकी लैंग्वेज तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, पर वो इशारा कर देता है और डॉगी के लिए इतना काफी होता है। वो भी समझ जाता है कि यांग यांग उससे बैटल करना चाहता है। पर वो जोर जोर से सर हिलाता है जिससे उसका कॉलर टूट जाता है और वो पूरे एरिना को पार करते हुए वो बीच बैटलफील्ड में आ जाता है। वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखने के बाद उसका जो मास्टर है वो भी सोच रहा होता है कि उसका डॉग इतना जोशीला क्यों है, ऐसा क्या हुआ है उसके साथ। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर जो वो स्ट्रीमर गर्ल होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कह रही होती है कि ओनर वर्सेस ओनर होगा, पैट वर्सेस पैट होगा, और वो लाइव स्ट्रीम में ये सब अनाउंस कर रही होती है व्यूज बढ़ाने के लिए। लड़की आगे बताती है कि मो का अपोनेंट है चाइनीज मार्शल आर्ट वाला, और वो यांग यांग को कह रही होती है छोटी पूंछ वाला, और दूसरी तरफ चाइनीज डॉग। इतना बोलने के बाद वहाँ पर लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो वो लड़की एक लाइट दिखाती है और कहती है कि फाइट शुरू हो। फिर चाइनीज लड़का अपना स्टैंड लेता है और वो बताता है कि जो मैं पोज करने वाला हूँ
दरअसल वो एनिमल की लैंग्वेज को समझने के लिए काफी ज्यादा काम आता है और इस मूव से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। वो एनिमल्स के मूव चलने लगता है और वो पंच मारने के लिए मो की तरफ बढ़ता है और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपने एक पंच से मो को हरा देगा। लेकिन चीजें यहाँ पर उल्टी हो जाती हैं। जो मो है वो चाइनीज लड़के के पेट में एक जोर से पंच मारता है और उस पंच से चाइनीज लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो यहाँ पर चिल्लाना तो चाहता है लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा होता है। वो सीधा जाकर जमीन पर गिर जाता है और वो कह रहा होता है कि उसने मो को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। असल में तो वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मो उसे कहता है कि तुम्हारी जो एनिमल टेक्निक है वो बिल्कुल बेकार है। तुम जितना चाहो अपने एनिमल टेक्निक को कॉपी कर लो। इंसानों और एनिमल के बीच में एक लिमिट होती है जो कि तुम्हें नहीं पता थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसकी वजह से अपने अपोनेंट के पंचों को देखा जा सकता है। दूसरी तरफ वो चाइनीज लड़का मो को अंडर एस्टिमेट कर लिया होता है। उसे वो जायंट बॉल की तरह लग रहा होता है। उसकी एक पंच से उसकी पूरी बॉडी दर्द से कर्रा उठती है, लेकिन वो यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वो लड़का अपने मास्टर की एक बात को याद करता है। उन्होंने उसे एक टेक्निक सिखाई थी जो कि इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने को मना किया था, लेकिन वो यहाँ पर मो के ऊपर वो टेक्निक यूज करने जा रहा है। वो अपने एक हाथ को जमीन पर रखता है और दूसरे को कमर पर। ये देखने के बाद मो सोच रहा होता है कि ये चाइनीज लड़का क्या करने वाला है, लेकिन जो क्राउड की क्यूरियोसिटी है वो मो और चाइनीज लड़के की तरफ नहीं बल्कि यांग यांग और उस डॉगी के ऊपर होती है। यांग यांग काफी ज्यादा थका होता है। वो सोच रहा होता है कि वो इस डॉग के खिलाफ कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करेगा। दूसरी तरफ वो डॉग, उसका तो एक ही इंटेंशन होता है कि वो यांग यांग की बट को फिर से और जोर से काटे और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन बात इतनी सी नहीं होती है, वो भी अपने मास्टर की तरह चाइनीज मूव को खेल देता है। यहाँ पर आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, उस डॉगी के 3 सर आ जाते हैं। समनिंग जुत्सु से एक डॉगी निकल कर आता है और उसके कितने सारे सर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस डॉगी के साथ हो रहा है। ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है। वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि कहीं ये ट्रेन डॉग तो नहीं। यहाँ पर यांग यांग के ऊपर पहले से ही एक डॉग ने तो अटैक किया था, लेकिन अब 3 सर वाले आ गए हैं। यहाँ पर यांग यांग की मुश्किलें बढ़ जाती है कि वो एक डॉग को तो डिफेंड नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर उस डॉग के 3 सर आ गए हैं। डॉगी इल्यूजन का यूज करते हुए यांग यांग के ऊपर हमला कर देता है। यांग यांग अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन वो एक इल्यूजन होता है और जो डॉगी है वो यांग यांग के गले पे जोर से बाइट करता है। हमारा महान यांग यांग जोर से चिल्ला है और बेहोश हो जाता है। स्ट्रीमर गर्ल ये कास्ट कर रही होती है और बता रही होती है अपने व्यूअर्स को कि हमें हमारा विजेता मिल गया है, लेकिन डॉगी यहाँ नहीं रुकता। उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो यांग यांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ जो उसका मास्टर है वो एनिमल का पोज लेता है और हमारे मो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। मो उसकी पोजीशन को देखने के बाद वो रिलैक्स होता है। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो ऑडियंस है वो ये देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है और कह रही होती है कि ये कैसा मूव है। उसका मास्टर भी ये मैच देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने जो मूव मना किया था वो उसने यूज किया। इस बात पर वो गुस्सा है या खुश है ये तो समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो चाइनीज लड़का तैयार है मो को हराने के लिए। उसे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। उसके मास्टर उसे कुछ भी बोले, ऑडियंस उसके ऊपर हंसने लगे, लेकिन वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। उसका मेन टारगेट है मो। जब तक वो उसे हरा नहीं देता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। मो ये देखने के बाद सीरियस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़का उसके ऊपर किस टाइप का अटैक करेगा। तभी वो चाइनीज लड़का जंप करते हुए टाइगर अटैक को यूज करता है और मो के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। मो को सोचने का मौका भी नहीं मिलता है और उसके पास रिएक्शन का टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी सारी नजरें उसके पोस्ट पर टिकी थी और वो अचानक से वहां पर जंप कर दिया, इसलिए मो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो बिल्कुल टाइगर की तरह उसके चेहरे पर पंजा मार देता है और देखकर लग रहा होता है कि जैसे उसके चेहरे के अलग अलग हिस्से हो गए हो। वो
चाइनीज लड़का दूर लैंड करता है और मो अपने चेहरे को पकड़कर दर्द से कर्रा रहा होता है, लेकिन मो अपने चेहरे से हाथ उठाता है, उस चाइनीज लड़के की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। लेकिन मो के चेहरे पर छोटी सी खरोंच आई होती है जिस पर वो कह रहा होता है कि उसे सीरियसली लेना होगा। दूसरी तरफ वो चाइनीज लड़का अपने अटैक के साथ फिर से तैयार होता है। वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो लड़का एनिमल फॉर्म का यूज करते हुए मो के ऊपर अलग अलग तरीके से हमला कर रहा होता है। कभी वो उसका हाथ काटता, कभी वो उसकी टांग काटता। मो को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर क्या करे। मो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि इस तरीके के जानवर से उसने कभी भी फाइट नहीं की, लेकिन मो थ्रिल फील करता है। मो वहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि यही चीज तो वो चाहता था। इन्हीं चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए तो वो अर्थ में आया है। वो अपने पास खड़े डॉगी को देखता है जो कि यांग यांग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने वाला है, और वो सोचने लगता है कि ये जो उसके सामने लड़का है वो एनिमल फॉर्म का यूज कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी कमजोरी भी एनिमल की होगी। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो एनिमल के नेक पर उनकी कमजोरी होती है, उनकी स्पाइनल कॉर्ड। उसके पास एक नर्वस सिस्टम होता है, उस पर हमला किया जाए तो वो यहाँ पर जीत सकता है। फिर मो उसे घूरने लगता है। चाइनीज लड़का अपनी स्पीड को कम करते हुए हैरान होने लगता है। वो देखता है कि मो अपने घुटनों के बल बैठ गया है। वो कुछ अलग करने वाला है, यानी कि वो अपने पैरों में पावर जनरेट कर रहा होता है। चाइनीज लड़का कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है और मो के ऊपर सीधा हमला कर देता है, लेकिन अब तो देर हो गई होती है। मो तुरंत आसमान की तरफ छलांग लगाता है। उसे देखने के बाद वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपना फोन निकाल कर रिकॉर्ड करने लगते हैं। आखिर एक इंसान इतनी लंबी जंप कैसे ले सकता है। चाइनीज लड़का हैरान होता है कि मो कहाँ पर गया। तभी उसे समझ में आता है कि मो ने यहाँ पर बड़ी सी जंप लगाई है, अब उसे ऊपर देखना होगा। वो कुछ मूव चले उससे पहले मो उसके सर पर लैंड होता है और बट पर एक कस के लात मारता है। यहाँ पर चाइनीज लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मो कह रहा होता है कि अब वो समझ गया कि ऐसे अपोनेंट को कैसे हराया जा सकता है। तभी मो को याद आता है कि उसका जो असिस्टेंट है वो भी तो फाइट कर रहा था, और उसकी नजरें जब वो घूमती हैं और देखती है कि यांग यांग की उस डॉगी ने ये हालत कर दी है, उस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो डॉगी उसे देखकर भौंक रहा होता है, लेकिन जब मो उसकी तरफ देखता है तो डॉगी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉगी मरने की एक्टिंग करने लगता है। फिर वहाँ पर स्टीमर कल आती है और अनाउंस करती है कि हमारा विजेता मिल गया है और वो है मो, और उसे ये डॉगी प्राइज में मिलता है। उसके बाद मो का ट्रेडमार्क की बारी आती है। वो आगे बढ़ रहा होता है, जैसा कि वो अपने अपोनेंट के कान को काट देता है और उनके ऊपर अपना ट्रेडमार्क छोड़ देता है। वो बिल्कुल ऐसा करने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर जो काम करने वाले कॉर्पोरेट्स होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि अननेसेसरी ट्रबल मत क्रिएट करो, लाइव स्ट्रीम चल रही है। ये बात सुनने के बाद वो वहाँ पर रुक जाता है और उनके साथ कोऑपरेट करने लगता है, और जो आगे का कंपटीशन होता है उसे जारी रखने देता है। वहीं पर हमें बताया जाता है कि 4 और विजेता मिल गए हैं। 1 घंटे बाद एक और अनाउंसमेंट होती है। जो 13 स्ट्रीक वाली लड़की है वो फाइनल में पहुंच गई है। फिर हमारे मो की बारी आती है। उसका अपोनेंट है एक एक्सपीरियंस बॉक्सर जिसके पास जीतने के कई सारे एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ मो के पास है 3 मिलियन ईयर का एक्सपीरियंस। आप लोग जानकर हैरान होंगे, ये तो चॉल होता है जो कि मो का पुराना अपोनेंट, जिसे मो ने बड़ी बेरहमी से हराया था और उसके कान में अपना ट्रेडमार्क छोड़ दिया था। चॉल की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो मो के साथ फाइट करने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। मो उसको देखकर पहचान नहीं पा रहा होता है। थोड़ी देर उसको घूरता है और उसे पता चलता है ये तो वही लड़का है जिसे उसने बुरी तरीके से हराया था। मो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि फिर से अपोनेंट पिटने को आ गया है। दूसरी तरफ चो सोचने लगता है कि इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था, लेकिन इस बार चाहे कुछ हो जाए वो अपना बदला लेकर रहेगा। दोनों आमने सामने होते हैं और एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चोल की हालत काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी वो मो के ऊपर अपने पंचेस बरसा रहा होता है। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्द मो को होता है। उसके हाथ
अच्छा ना चाहते हैं। दूसरी तरफ चो को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। जब वो पहली बार मो से फाइट कर रहा था तब उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ था। मो की वजह से उसके हाथों में प्लास्टर लगे हैं। अब उसकी रिवेंज की बारी आ गई है। दूसरी तरफ मो इतने दर्द में होता है कि वो कह रहा होता है ये इंसान के लिए भी झेलना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर वो यहाँ पर याद करता है कि वो इस अर्थ पर क्यों आया है। उस दर्द को एंजॉय करते हुए वो अपनी इंटेंसिफाई स्माइल को दिखाते हुए चौल को डरा देता है। चौल हैरान होता है और कह रहा होता है कि अभी तो मैंने इसे दर्द दिया था और ये मुस्कुरा कैसे रहा है। और वो मन में कह रहा होता है कि मो को लाइटली नहीं लिया जा सकता। वो तुरंत प्लान बनाता है और वो डायरेक्ट मो के ऊपर लगातार अटैक करेगा। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मो जानता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ तो किक का यूज नहीं करूंगा, वो मेरे लिए एक ट्रम्प कार्ड होगा। दूसरी तरफ मो इंटेंस और फोकस होता है। वो अगले मूव का वेट कर रहा होता है। वो देखता है कि वो उसे पंच मारने वाला है, लेकिन उसकी नजर उसके पैरों के मूवमेंट पर जाती है। उसे लग रहा होता है कि वो बंदा उसे किक मारने वाला है। चौल अपने किक के साथ मो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है कि अब वो जीत गया यहाँ पर, क्योंकि मो यहाँ पर काउंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे पता नहीं कि जो मो है उसके अटैक को पहले से ही भाप लिया था और वो उसका काउंटर भी प्रिपेयर करके रखा है। मो उसके पैरों के ब्यूटल पॉइंट पर जोर से पंच मारता है जो उसने खांग से सीखा था। उसकी और खांग की फाइट के दौरान खांग ने उसके ऊपर ये हमला यूज किया था और वो बिल्कुल चौल के ऊपर यूज करता है। खांग उस तरफ घूम जाता है और यही मौके का फायदा उठाते हुए मो चौल को एक ब्रूटल पंच मारता है जैसे खांग ने उस टेक्निक के बाद यूज किया था। चौल उस अटैक को संभाल नहीं पाता है और जमीन पर नीचे जाकर गिर जाता है। बिल्कुल परफेक्टली वो अटैक लगता है। चौल अपने आप को संभाल नहीं पाता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और अपना ट्रेडमार्क चौल के कान पर छोड़ देता है। ये देखने के बाद जो क्राउड है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वही बंदा खड़ा होता है जो ली को काफी ज्यादा परेशान करता था। उसकी तो हिम्मत भी नहीं होती कि वो आगे कुछ बोले और उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़े और मो को रोक ले। इसके बाद फाइनल फाइट शुरू होती है। मो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है चैंपियन से लड़ने के लिए। चैंपियन कुछ उसे बोल रही होती है लेकिन वो कुछ भी ध्यान नहीं देता है और उसके ऊपर एक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर चैंपियन फोकस्ड होती है और वो तुरंत मो के ऊपर किक मारती है। मो उस किक को रोक लेता है लेकिन वो हैरान होता है कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा थी। अगर वो अपने आप को यहाँ पर नहीं बचाता तो वो बेहोश हो जाता। दोबारा से फाइट शुरू होती है। इस बार वो लड़की डोमिनेट कर रही होती है। वो बैक टू बैक मो को किक मार रही होती है। मो के पास कोई चारा नहीं होता है सिवाय डॉज और ब्लॉक के। मो थोड़ा दूर जाता है और अपने आप को रिलैक्स करता है और फिर वहाँ मो थोड़ा दूर जाता है और अपने आप को रिलैक्स करता है और एक स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसने खांग के खिलाफ ये टेक्निक का यूज किया था, यानी कि वो सिली फेस उसी का यूज मो कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि गौरी की लड़कियां काफी ज्यादा टफ होती हैं, तो ये मूव उसके ऊपर काम करेगा। ये देखने के बाद वो लड़की थोड़ा हैरान होती है। उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो वो तुरंत रेफरी को बोलने के लिए आगे बढ़ती है। वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो अटैक काम नहीं करता है क्योंकि जो वो लड़की है वो उसके ऊपर किक मार देती है और वो सीधा उसके मुंह पर जाके लगता है। पर मो वही नहीं रुकता। वो अपना बैकअप प्लान भी रेडी करके आया होता है। वो घूम कर उस लड़की के फेस पर किक मारने की कोशिश करता है लेकिन वो किक नहीं लगता। पर जो वो लड़की है उसकी कैप उड़ जाती है और उसकी जो फेस है वो रिवील हो जाती है। वो उससे कुछ दूर जाकर फिर से एक प्लान बनाने लगता है। वो कहने लगता है कि ये बॉडी कुछ छोटी है, अगर वो कोई और बड़ी बॉडी चुनता तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होता। दूसरी तरफ वो चैंपियन सोच रही होती है कि उसने उसके लुक को देखकर उसे अंडर एस्टिमेट किया, उसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। चैंपियन यहाँ पर सीरियस हो जाती है और उड़कर उसके मिड सेक्शन पर जोर से लात मारती है और उसका प्लान सक्सेसफुल होता है। वो किक मो को लगती तो है लेकिन मो पूरी ताकत से अपने आप को ब्लॉक करता है जिससे उसके अटैक को वो ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन वो लड़की यही नहीं रुकती। वो घूमकर उसके मुंह पर एक किक मारने के लिए आगे बढ़ती है। मो की पोजीशन हिल जाती है। अब वो यहाँ पर अगर अपने आप को नहीं बचा पाएगा तो बेहोश हो जाएगा और फाइट को हार जाएगा। तभी कुछ ऐसा होता है कि मो वहां से गायब हो जाता है, यानी कि वो यहाँ पर इतनी स्पीड से गायब हुआ
ये देखकर वहाँ के क्राउड को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। लड़की भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है और वो मो को देखती है कि वो जानवरों की तरह नीचे बैठा होता है और वो बिल्कुल उस चाइनीज लड़के की जो टेक्निक होती है उसे कॉपी कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइट का डिसएडवांटेज है और वो अपने आप को जिताने के लिए किसी भी टेक्निक का यूज करेगा, चाहे वो चाइनीज लड़के की टेक्निक ही क्यों ना हो। और ये टेक्निक काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। वो लड़की थोड़ा सा घबराने लगती है। वो उसके ऊपर अटैक करता है और लड़की किक से उसके मुंह पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को उस टेक्निक के साथ बचा लेता है और हर बार उसकी किक से डॉज करते हुए अपने लिए टाइम निकाल लेता है। ये चीजें देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा रही होती है और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि इस टेक्निक के खिलाफ कौन सा अटैक सही रहेगा। दूसरी तरफ जो क्राउड है वो मो को चेयर कर रहे होते हैं। उसी क्राउड के बीच में वही चाइनीज लड़का भी होता है। वो मो की टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है कि उसने बस एक ही फाइट में उसे मास्टर कर लिया। उसे करीब 5 साल लगे थे इस टेक्निक को सीखने में, लेकिन अभी भी वो इतना परफेक्ट नहीं था। उसका मास्टर भी वही होता है और मो की टेक्निक को देखने के बाद काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वहां पर जो क्राउड होता है वो उसे चेयर कर रहा होता है। पहले तो वो उसको गाली दे रहा था, लेकिन अब उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। दूसरी तरफ मो उसके चारों तरफ घूमने लगता है। ये देखकर चैंपियन इंश्योर कर रही होती है कि ये कौन सा जानवर है और वो समझ जाती है कि ये तो एक कॉकरोच है और उसके हिसाब से वो प्लान बनाती है और मो के ऊपर एक अटैक करती है। उसका किक लगता तो है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आखिरकार उसका प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब वो देखती है तो ये तो उसकी कैप होती है। मो उसके दूसरी तरफ लाइटनिंग की स्पीड से आ जाता है। ये देखकर लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि उस लड़के ने उसे बेवकूफ बना दिया। मो एक ऐसे एनिमल का अटैक उसके ऊपर करने वाला था जो कि 3000 साल पहले पाए जाते थे और जब वो गॉड बनने से पहले अर्थ पर रहता था उसे लूसीफर के एक डेजिग्नेशन वाले प्लेनेट पर भेजा गया था। वहाँ के वातावरण में एंडलेस डार्क ऑरा थी, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी जानवर थे वो इतनी जल्दी इवॉल्व हो रहे थे और मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर रहा था। वो उन मॉन्स्टरों को हरा रहा था और उन्हें खाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन रहा था। वहाँ पर एक ऐसा बीस्ट भी था जिसने मो को कड़ी टक्कर दी थी, जो कि उसके दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट बनाती है और आज वो उसी बीस्ट की टेक्निक को यूज करने वाला है उस लड़की के खिलाफ। मो प्लान बना रहा होता है कि वो उस बीस्ट का अटैक कैसे कॉपी करेगा। जैसे वो बीस्ट अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाता है उसी तरीके से मो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है। वो बिल्कुल उस बीस्ट की कॉपी करता है और अपने हाथ को पीछे खींचता है और वो पंच मारने के लिए नहीं बल्कि उसे जोड़कर धक्का देने के लिए। वो एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है जो कि सीधा उस लड़की के पेट में जाकर लगता है। वो इतना ज्यादा चौंक गई होती है कि आखिर इतना दुबला पतला सा लड़का उसे इतनी जोर कर कैसे मार सकता है। वो लड़की के ऊपर वो अटैक इतना जोर कर लगा था कि वो लड़की सीधा दूर जाकर वो चेयर करने वाली लड़की जहाँ से कमेंट्री दे रही होती है, चैंपियन लड़की वहीं जाकर टकराती है और उसके पेट में इतना ज्यादा दर्द होता है वो अपने पेट को पकड़े होती है। शायद उसकी कुछ हड्डियां टूट गई होगी, लेकिन वो वहाँ पर बेहोश नहीं होती है। वो मो को देख रही होती है। मो तो यहाँ पर रहम नहीं करने वाला था, वो अपने अटैक के साथ तैयार था। वो हमला करने के लिए ऐसी पोजीशन में आ जाता है जो कि उसका खुद का नहीं होता है, उसी बीस्ट का होता है। उसके चेहरे पर वो स्माइल होती है कि वो चैंपियन लड़की को हराने वाला है। तभी वो स्ट्रीमर गर्ल वहाँ पर इंटरफेयर करती है और वो एकदम परफेक्ट टाइम पर मो को रोक लेती है और कहती है कि फाइट ओवर हो गई है। स्ट्रीमर वहां पर अनाउंस करती है कि हमें हमारा चैंपियन मिल गया है। ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान भी होती है और काफी ज्यादा परेशान भी होती है कि जो स्ट्रीमर है उसने अजीब सा बहाना बना दिया। हैरान इसलिए क्योंकि जो मो है वो काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा था, लेकिन अंत में वो चैंपियन बन गया। उसके पास इतनी ज्यादा ताकत कहां से आई? इस बात को लेकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो स्टीमर लड़की अपने ऑडियंस को बताती है कि हमारा विनर मिल गया है हमको, और वो एक फेक स्माइल करती है जैसे मानो उसका प्लान हो। जैसे WWE में स्क्रिप्ट लिखी जाती है बिल्कुल वैसे ही वो स्माइल करती है और उसके बाद लाइव स्ट्रीम को एंड करने के
बाद वो मुंह को घोर कर देखने लगती है और उसे कह रही होती है कि चलो मैं तुम्हारा 1 मिलियन दे देती हूँ। फिर वो एक कुपचे में जाते हैं। लड़की के इरादे 1 मिलियन देने के नहीं लग रहे थे, वो तो कुछ और ही देना चाहती थी। लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है, उसे तो बस अपने प्राइस से मतलब है। चाहे कोई भी लड़की हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो लड़की एक जगह पर रुक जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि वो घूमकर लाइटनिंग की स्पीड से अपनी रनिंग नी मो के छाती पर मारती है। मो तो कैजुअली उसके पीछे जा रहा होता है। उसे नहीं पता होता है कि ये जो छोटी सी लड़की है वो उसके ऊपर हमला कर देगी, और उस हमले के साथ मो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसी दौरान उसने कई सारे मैचेस भी खेले थे। वो नीचे गिर जाता है, काफी दर्द में होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा उसने क्यों किया। मो ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया। लड़की अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और वो बताती है वो गौरी की टॉप 3 मेंबर में से एक है। वो अपना नाम बताती है चोमू, और वो बताती है कि मैं तुम्हारी फाइनल विलन थी। मो को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो फाइनल विलन थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। लेकिन मो जानता था कि उस लड़की के इरादे क्या है। वो लड़की मो के ऊपर एक हिट मारने वाली थी। उसकी मसल से वो समझ गया था, क्योंकि हमारे मो का एक रूल है कि सबसे पहले उसके सामने कोई हिट करे फिर वो हिट करता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लड़की कुछ ऐसा हिट करेगी। उसने चोमू को अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो गई है। अब तो वो हिल भी नहीं पा रहा है। चोमू फायदा उठाते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं पर वो चैंपियन लड़की खड़ी होती है और वो उससे माफी मांग रही होती है कि मैंने ऑफ गार्ड कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। तो चोमू उसको कह रही होती है कि कोई बात नहीं, हमें अब निकल जाना चाहिए, और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कह रहा होता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, फाइट तो अभी शुरू हुई है। फिर वो यांग यांग को जोर से चिल्ला रहा होता है कि किधर मर गया, वो जल्दी से हीलिंग स्टोन लाए और मुझे हील कर दे। लेकिन उसे पता नहीं कि जो यांग यांग है उसका काम तो पहले ही तमाम हो गया था। मो सोच रहा होता है कि उसने बैटल अरीना में आखिरी बार यांग यांग को देखा था। फिर यहाँ से शीट शिफ्ट हो जाता है। ली को परेशान करने वाला लड़का वहाँ से भाग रहा होता है और वो पसीना पसीना होता है, कह रहा होता है मैं इस जगह पर कैसे फंस गया। तभी उसे याद आता है कि चॉल ने उसे इस गैम्बलिंग साइट के बारे में बताया था, इसकी वजह से वो यहाँ पर आया था।